हुआ। ये रैपिड फायर तकनीक परीक्षा से ठीक पहले रिवीजन के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार है। दिमाग के सारे जाले साफ हो जाते हैं। बिल्कुल, और समय भी बचता है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं, द अल्टीमेट आर्सेनल। अगर किसी के पास समय की कमी है तो ये 25 तथ्य उसे सबसे ज्यादा मार्क्स दिला सकते हैं। ये एग्जाम का चीट कोड है। हाँ, इसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि ये PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप ये फैक्ट्स मिस करते हैं तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। एकदम सही बात है। हाँ, मतलब ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। इतिहास का जो हिस्सा आज हमारी इस डीप डाइव चर्चा के टेबल पर है ना, वो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। बिल्कुल, और कैंडिडेट्स वहीं फंसते हैं। वही तो आज का हमारा मिशन इन तारीखों और नामों को बस रटना नहीं है। इतिहास असल में फैसलों और सत्ता के लालच की एक थ्रिलर कहानी है। हाँ, एक चेन ऑफ एक्शंस और कॉन्सिक्वेंसेस। एग्जैक्टली। अगर इस कहानी के पीछे का क्यों और कैसे समझ लिया जाए तो एग्जाम हॉल में जवाब खुद याद आते हैं। तो आज हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्री सल्तनत काल और गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी पर होगा। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले उस मानसिकता को डिकोड करना होगा जो इन आक्रमणकारियों की थी। मतलब दिल्ली सल्तनत अचानक से आसमान से नहीं टपका था। हाँ, उसकी कोई पहले से तय प्लानिंग थोड़ी थी। सही कहा। इसकी नींव दो बिल्कुल अलग सोच वाले आक्रमणकारियों ने रखी थी। एक था महमूद गजनी और दूसरा मोहम्मद घौरी। तो अगर हम गजनी की बात करें जिसका टाइम पीरियड 971 से 1030 CE का था। हाँ, वही। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 17 बार। और सबसे मशहूर था 1025 CE का सोमनाथ आक्रमण, जहां उसने भारी तबाही मचाई थी। 17 बार आक्रमण करने का मतलब है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला तो था नहीं, एक सोची समझी आर्थिक स्ट्रेटेजी थी, है ना? बिल्कुल। उसका मकसद भारत पर राज करना था ही नहीं। यहाँ दो बहुत अहम फैक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं। पहला ये कि वो अपने साथ अल ब्रूनी को लाया था। जिसने वो किताब लिखी थी। हाँ, किताबुल हिंद, जिसे तहकीक हिंद भी कहते हैं। दूसरा, खजनी को बुतशिकन यानी आइडल ब्रेकर का टाइटल मिला था। और एक फैक्ट और बता दूं कि वो इस्लामिक दुनिया का पहला शासक था जिसने सुल्तान का टाइटल लिया था। अच्छा, पहला शासक था वो। पर यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो कैंडिडेट्स को फंसाता है। गजनी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था। एकदम नहीं। वो सिर्फ लूटने आता था, बसने नहीं। अगर मैं इसे मॉडर्न कॉर्पोरेट टर्म्स में कहूँ तो गजनी एक हिट एंड रन रॉबर था। पर उसके बाद जो घोरी आया ना, वो एक हॉस्टाइल टेक ओवर करने वाला CEO था। ये एनालॉजी बहुत परफेक्ट है। मोहम्मद घोरी, जिसका पूरा नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद था, उसका मकसद एक एम्पायर बसाना था। उसका टाइम 1149 से 1206 CE तक का है। और इसके 3 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हाँ, 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ जहां पृथ्वीराज चौहान ने उसे हरा दिया, पर वो पीछे नहीं हटा। वही उसकी जिद थी। हाँ, और ठीक अगले साल 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में घोरी जीत गया और इसी जीत ने नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम रूल की नींव डाल दी। उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, है ना? हाँ, जहां उसने वाराणसी के जयचंद्रा को हराया था, यानी सेटल किया। घोरी से घर, ये बढ़िया है। लेकिन घोरी की 1206 में झेलम के पास हत्या हो गई थी। असैसिनेशन हो गया था उसका। हाँ, और क्योंकि उसका कोई अपना वारिस नहीं था तो उसने अपना सारा राजपाट अपने जनरल्स को सौंप दिया, जैसे ऐबक और बख्तियार खिलजी को। और वहीं से 1206 से उस 320 साल के दौर की शुरुआत होती है। घोरी की मौत के बाद 1206 से 1526 तक लगातार 5 वंशों ने राज किया था। और इतने सारे नाम याद रखना मुश्किल लगता है ना? हाँ, दिमाग चकरा जाता है कैंडिडेट्स का। इसे एक लाइन में कैसे याद रखें? इसका एक बहुत मजेदार मेमोनिक है। सब खाते टेस्टी समोसा लड्डू। मैं रिपीट करती हूँ, सब खाते टेस्टी समोसा लड्डू। सब खाते टेस्टी समोसा लड्डू। S से स्लेव, K से खिलजी, T से तुगलक, S से सैयद और L से लोधी। एकदम सही। अब फैक्ट्स देखिए। स्लेव या ममलुक डायनेस्टी चली 1206 से 1290 तक। ऐबक ने शुरू किया और जलालुद्दीन खिलजी ने इसका अंत किया। ये टर्किश थे। फिर K से खिलजी 1290 से 1320। हाँ, जलालुद्दीन फाउंडर था और घियासुद्दीन तुगलक ने इसका एंड किया। उसके बाद तुगलक आए 1320 से 1414 तक। घियासुद्दीन फाउंडर था, पर तिमूर के आक्रमण ने इसे कमजोर कर दिया। फिर S से सैयद आए 1414 से 1451 तक, जिसका फाउंडर खिज्र खान था, है ना? बिल्कुल। और इन्होंने प्रॉफिट के वंशज होने का दावा किया था, पर इन्होंने वॉलंटरली अपना थ्रोन लोधी वंश को दे दिया। और आखिर में L से लोधी 1451 से 1526, जहां बहलोल लोधी फाउंडर था। और बाबर ने 1526 के पानीपत युद्ध में इन्हें खत्म कर दिया। सही पकड़ा। पर वेट, यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या ये पांचों वंश टर्किश थे? ये डाउट बहुत लोगों को होता है। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। ये सभी तुर्किश नहीं थे। खिलजी अफगान ट्राइबल थे और लोधी अफगान या पश्तून थे। सिर्फ स्लेव और तुगलक ही मुख्य रूप से तुर्किश थे। ये डिटेल काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलिए अब हम अपने मिशन के हिसाब से सिर्फ पहले वंश यानी स्लेव डायनेस्टी पर फोकस करते हैं। हाँ, जिसने 1206 से 1290 तक राज किया। इसमें टोटल 9 शासक थे और हम एक एक करके उन सबका सीक्वेंस देखेंगे। पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था और पहला सुल्तान बना। और इसे लाख बख्श का टाइटल भी मिला था क्योंकि ये लाखों का दान देता था। पर इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर में है। हाँ, उसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बनवाई थी 1193 में, जो इंडिया की पहली मॉस्क थी। और आर्किटेक्चर का फैक्ट ये है कि इसमें कॉर्बेल आर्च यूज हुआ था और 27 हिंदू और जैन मंदिरों का मटेरियल लगा था इसमें।
और इसके आंगन में एक 4वीं सदी का चंद्रगुप्त द्वितीय का आयरन पिलर भी तो है। बिल्कुल वही आयरन पिलर। इसके अलावा आइबेक ने अजमेर में 1199 में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, जो पहले एक संस्कृत स्कूल था। और कुतुब मीनार भी तो शुरू करवाया था, पर बेचारा पूरा नहीं कर पाया। 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई। हाँ, उसके बाद दूसरा शासक उसका बेटा आराम शाह बना 1210 से 1211 तक। आराम शाह नाम के जैसा आराम ही करता था क्या? कुछ वैसा ही समझ लीजिए। वो बहुत कमजोर शासक था, तो इल्तुतमिश ने उसे एक ही साल में हटा दिया। तो तीसरा शासक आया इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक। इसके बारे में तो मैं यही कहूंगा कि आइबैक ने सिर्फ जमीन खरीदी थी, पर इल्तुतमिश ने उस पर असली बिल्डिंग खड़ी की। बहुत बढ़िया तरह से समझाया आपने। वो आइबैक का दामाद था, उसने कुतुब मीनार का काम कंप्लीट किया, पर उसके एडमिन रिफॉर्म्स एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है। जैसे उसने एकता सिस्टम को फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया था। हाँ, वही सिस्टम जिसमें जमीन देकर सेना मेंटेन करवाई जाती थी। और उसने 2 कॉइन्स चलाए थे, सिल्वर टंका और कॉपर डिटल। और अपने वफादार नोबल्स का एक एलीट ग्रुप बनाया, जिसे चहलगानी या बैंड ऑफ 40 कहते थे। बिल्कुल। इसके अलावा वो पहला सुल्तान था जिसे 1229 में बगदाद के अब्बासिड कैलिफ से ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला था। मतलब उसका रूल टोटली लेजिटिमाइज्ड हो गया था। और उसने मौजोलियम्स भी बनवाए थे। हाँ, उसने 1235 में अपना खुद का मौजोलियम बनवाया, जिसमें पहली बार इस्लामिक डेकोरेटिव आर्ट यूज हुआ। और अपने बेटे नासिरुद्दीन के लिए 1231 में सुल्तान घड़ी बनवाया, जो दिल्ली का पहला इस्लामिक मौजोलियम है। इसकी डिप्लोमेसी भी कमाल थी। जब जेंगिस खान का दुश्मन जलालुद्दीन मंगबरनी इसके पास पनाह मांगने आया था, तो इल्तुतमिश ने उसे शेल्टर देने से मना कर दिया था। सही किया, वरना जेंगिस खान दिल्ली को बर्बाद कर देता। और आखिरी दिनों में उसने अपनी बेटी रजिया को अपना सक्सेसर चुना। बस यहीं से इल्तुतमिश के बाद 1236 में सत्ता का असली खेल शुरू हो गया, क्योंकि चहलगानी वाले किसी महिला के नीचे काम नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने चौथे शासक के रूप में इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया 1236 में। पर वो सिर्फ 6 महीने टिक पाया, क्योंकि असली पावर उसकी माँ शाह तुर्कान के पास थी। सब जगह बगावत हो गई। और इस हंगामे के बीच 5वीं शासक आई रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक। वो पहली और एकमात्र महिला सुल्तान थी ना? हाँ, वो बिना पर्दा किए पब्लिक में आती थी और कोर्ट चलाती थी। पर चहलगानी वाले उससे बहुत चिढ़ते थे। क्यों? सिर्फ महिला होने की वजह से? महिला होना तो था ही, पर असल प्रॉब्लम पावर कंट्रोल की थी। रजिया ने एक अबिसिनी यानी अफ्रीकन गुलाम मलिक याकूत को शाही घोड़ों का चीफ बना दिया, जिससे टर्किश नोबल्स नाराज हो गए। उनको लगा होगा कि एक बाहरी को इतनी पावर क्यों मिल रही है। वही तो। फिर बाद में उसने भटिंडा के गवर्नर अल्तूनिया से शादी की, लेकिन 1240 में कैथल के पास उन दोनों को मार दिया गया। पर यहाँ भी एग्जाम ट्रैप्स हैं। पहला ये कि रजिया को पब्लिक ने नहीं चुना था, इल्तुतमिश ने अपॉइंट किया था। और दूसरा ट्रैप ये कि उसने खुद को सुल्ताना नहीं बल्कि सुल्तान बुलवाया था, क्योंकि सुल्ताना का मतलब सुल्तान की पत्नी होता है। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही तो मेरिट लिस्ट बनाती हैं। खैर, रजिया के बाद क्या हुआ? क्या वो चहलगानी यानी बैंड ऑफ 40 ही सरकार चला रहे थे? हाँ बिल्कुल। उन्होंने अगले 2 शासकों को अपना पपेट बना के रखा। छठे नंबर पर बहराम शाह 1240 से 1242 तक। और 7वें पर अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1240 तक। दोनों सिर्फ कठपुतली थे। हाँ, और मसूद शाह को तो जबरदस्ती गद्दी से उतार दिया गया था जब उसने पावर लेने चाहिए। यानी चहलगानी का पूरा कब्जा था। लेकिन इस नाटक का अंत 2 बिल्कुल अलग तरीके के शासकों के आने से हुआ। सही कहा। 8वें शासक आए नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 तक। ये एक बेहद धार्मिक और पायस सुल्तान थे। मैंने सुना है कि वो अपनी इनकम के लिए खुद अपने हाथों से कुरान कॉपी करते थे। हाँ बिल्कुल। पर यहाँ एक और एग्जाम ट्रैप है। ये वो नासिरुद्दीन नहीं है जिसकी कब्र सुल्तान घड़ी में है। दोनों अलग हैं। ओह अच्छा, दोनों नाम सेम है इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं। पर अगर ये इतने रिलीजियस थे तो राजकाज कौन देखता था? इनका वजीर देखता था, और वो वजीर था बलबन। असली पावर वही कंट्रोल कर रहा था पर्दे के पीछे से। और फिर आता है 9वां और आखिरी बड़ा शासक गियास उद्दीन बलबन 1266 से 1287। अब सुल्तानत का आयरन मैन औकात दिखाता है। हाँ, बलबन ने सीधे ब्लड एंड आयरन यानी खून और लौह की कड़ी नीति अपनाई। उसने अपना दरबारी टाइटल जिल्ले इलाही रखा, जिसका मतलब है शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। और उसने कोर्ट के रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए थे। बिल्कुल। उसने दरबार में सिजदा यानी जमीन पर लेट कर प्रणाम करना और पाइबोज यानी सुल्तान के पैर चूमना कंपलसरी कर दिया था। भाई साहब, और पर्शियन नया साल नौरोज भी तो मनाना शुरू किया था उसने। हाँ, और दरबार में शराब पीना, हंसी मजाक करना पूरी तरह बंद कर दिया था उसने। पर एक बात बताइए, उसने चहलगानी का क्या किया? वो तो खुद उसी से निकला था। यही तो उसका मास्टर स्ट्रोक था। जिस चहलगानी ने उसे पावर दी, उसने एक एक करके उसी चहलगानी को तबाह कर दिया। उसने अपना बारीद या स्पाइस सिस्टम बहुत मजबूत किया हुआ था ना। हाँ, उसके दम पर वो उनको तोड़ पाया। पर इस आयरन मैन का एंड बड़ा दर्दनाक था। क्या हुआ था? मंगोल आक्रमणों से लड़ते हुए इसका बेटा मोहम्मद मारा गया, और अपने आखिरी सालों में इस एक बड़े झटके ने बलबन को अंदर से तोड़ दिया। तो अगर हम पूरे डॉट्स कनेक्ट करें, घोरी का आक्रमण एक छोटी आग थी जिसे इल्तुतमिश ने एक मजबूत इमारत में बदला, और बलबन ने अपने खौफ से उस इमारत को बचा कर रखा। हाँ, इस टाइमलाइन को देखते हुए मेरे दिमाग में सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार आ रहा है। सोचिए, इतिहास में हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब एक शासक अपने बचाव के लिए इलीट पावर ग्रुप जैसे चहलगानी बनाता है, हाँ, तो आगे चलकर वही ग्रुप राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। वही ना, ये सत्ता का चक्रव्यूह आज की मॉडर्न पॉलिटिक्स में भी डीप स्टेट के रूप में दिखता है। सही बात है, हमेशा हिस्ट्री रिपीट होती है। जरा कल्पना कीजिए कैसे सुल्तान की जो रातों रात एक फरमान जारी करता है और अपनी पूरी राजधानी को
मतलब लाखों की आबादी को पैदल 1500 किलोमीटर दूर जाने का आदेश दे देता है। हाँ, और वो भी चिलचिलाती धूप में। बिल्कुल। या फिर एक ऐसे बाजार के बारे में सोचिए जहां अगर किसी दुकानदार ने अनाज तौलने में 1 ग्राम की भी डंडी मारी तो बाजार का पुलिस अधिकारी उस दुकानदार के शरीर से उतना ही मांस काट लेता था। ये सच में किसी हॉरर फिल्म जैसा लगता है। है ना? तो आज हम सिर्फ तारीखों या राजाओं की उबाऊ सूचियों पर बात नहीं करने वाले हैं। आज हमारी इस गहरी चर्चा का मिशन है दिल्ली सल्तनत के 2 सबसे नाटकीय और खूंखार राजवंशों खिलजी और तुगलक वंश के उस पूरे परिदृश्य को डिकोड करना जो किसी भी थ्रिलर फिल्म से कहीं ज्यादा रोमांचक है। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। और ये थ्रिलर इसलिए भी अहम है क्योंकि ये बेतहाशा महत्वाकांक्षा और सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने की जिद की कहानी है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतिहास में कुछ ऐसी शानदार गलतियां हुई जिन्होंने पूरे साम्राज्य की नींव ही हिला दी। हाँ, एकदम सही कहा। हमारे स्रोतों में कई ऐसे ऐतिहासिक तथ्य और नीतियां हैं जहां अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं, जिन्हें हम अक्सर एग्जाम ट्रैप्स कहते हैं। हम इस चर्चा में सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि गहराई में जाकर समझेंगे कि नीतियां कैसे काम करती थीं और क्यों एक शासक की वही नीति दूसरे के लिए पतन का कारण बन गई। तो बिना देर किए इस रहस्य में गोता लगाते हैं। स्रोतों के अनुसार 1290 में जब गुलाम वंश का पतन हुआ तो सत्ता जलालुद्दीन खिलजी के हाथ में आ गई। अब यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा भ्रम है। हाँ, वो तुर्क वाला भ्रम। बिल्कुल। अगर सड़क पर चलते हुए किसी से भी पूछा जाए कि खिलजी कौन थे तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि गुलाम वंश के बाद आए थे, तो जाहिर है वे भी तुर्की होंगे। यहीं पर पहला और सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप छिपा है। इतिहास के जो स्रोत हैं वो साफ साफ कहते हैं कि खिलजी तुर्क नहीं थे। अच्छा। हाँ, वे मूल रूप से अफगान ट्राइबल यानी अफगान कबीलाई समूह से ताल्लुक रखते थे। तुर्कों के बीच हमेशा से ये घमंड था कि सत्ता पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक है। इसलिए जब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बना तो तुर्क अमीरों ने इसे एक तरह की क्रांति या विद्रोह के रूप में देखा। और शायद यही वजह थी कि जलालुद्दीन का शासन काफी उथल पुथल भरा रहा। मैंने पढ़ा है कि जब वो सुल्तान बना तब उसकी उम्र काफी ज्यादा थी। हाँ, वो 70 के पार था। बाप रे। और उसका स्वभाव भी बहुत नरम था। उसने हिंदुओं के प्रति सहिष्णु नीतियां अपनाई जिसका कट्टर उलेमाओं ने कड़ा विरोध किया। यहाँ तक कि जब मलिक छज्जू जैसे लोगों ने उसके खिलाफ विद्रोह किया तो उसने उन्हें सजा देने के बजाय माफ कर दिया। इस नरमी को उस क्रूर दौर में कमजोरी माना जाता था और सच कहूं तो इसी नरमी की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हाँ, वो कड़ा वाली घटना। बिल्कुल। 1296 में कड़ा नामक जगह पर, जो आज के उत्तर प्रदेश में है, उसके अपने ही भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से उसकी हत्या कर दी। जलालुद्दीन गले मिलने के लिए आगे बढ़ा और अलाउद्दीन के इशारे पर उसकी पीठ में खंजर घोंप दिया गया। कितनी भयानक बात है। हाँ, और इसी धोखे की नींव पर खड़ा हुआ अलाउद्दीन खिलजी का वो खौफनाक साम्राज्य जिसने दिल्ली सल्तनत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। अलाउद्दीन खिलजी। मुझे लगता है इतिहास में बहुत कम शासक ऐसे हुए हैं जिनकी महत्वाकांक्षा इतनी विशाल थी। हाँ, वो खुद को पूरी दुनिया का विजेता मानता था। बिल्कुल, वो खुद को सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर कहता था। पर यहाँ एक बार फिर मुझे नोट्स में एक ट्रैप दिखाई दे रहा है। कई बार लोग सिकंदर सानी का मतलब सिकंदर लोधी समझ लेते हैं। ये एक बहुत ही आम गलती है। सिकंदर लोधी एक पूरी तरह से अलग राजवंश का शासक था जो सदियों बाद आया। सिकंदर सानी सिर्फ अलाउद्दीन की उपाधि थी, जिसका अर्थ है दुनिया का दूसरा विजेता। राइट। इसके अलावा उसने यामीनुल खिलाफत और नासिर अमीरुल मोमिनीन जैसी भारी भरकम उपाधियां भी धारण की। पर उसकी इस महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा परीक्षण तब हुआ जब मंगोलों ने भारत पर 6 भीषण आक्रमण किए। 6 बार? हाँ, पूरे 6 बार। अगर अलाउद्दीन की कूटनीति और क्रूर सैन्य ताकत नहीं होती तो मंगोल पूरे उत्तर भारत को राख में बदल देते। और वो सिर्फ बचाव तक सीमित नहीं रहा। उसने आक्रामक रुख अपनाते हुए साम्राज्य का जबरदस्त विस्तार किया। 1301 में रणथंभौर और 1303 में चित्तौड़ की विजय इसके सीधे प्रमाण है। एकदम सही। और विस्तार के साथ साथ उसने वास्तुकला में भी कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। स्रोतों के मुताबिक 1311 में उसने अलाई दरवाजा बनवाया। नोट्स में इसे भारत का पहला ऐसा ढांचा बताया गया है जिसमें ट्रू आर्च और ट्रू डोम का इस्तेमाल हुआ था। हाँ। या मैं थोड़ा उलझ गई हूँ। ट्रू आर्च का मतलब क्या है? क्या इससे पहले के ढांचे नकली थे? इसे इस तरह से समझिए, पहले जो मेहराब या गुंबद बनते थे वे कोरबेल्ड तकनीक से बनते थे। कोरबेल्ड? हाँ, जहाँ पत्थरों को एक के ऊपर एक थोड़ा आगे खिसका कर रखा जाता था, जैसे हम सीढ़ियों को उल्टा कर दें। अच्छा, समझ गई। तो ये तरीका बहुत वजन नहीं झेल सकता था। लेकिन ट्रू आर्च या असली मेहराब में की स्टोन का इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसा बीच का पत्थर होता है जो दोनों तरफ के वजन को लॉक कर देता है। ओह वाह। इस तकनीक ने भारतीय वास्तुकला को बहुत ऊंची और मजबूत इमारतें बनाने की आजादी दी। अलाई दरवाजा इसी इंजीनियरिंग का पहला भारतीय उदाहरण था। इसके अलावा उसने सीरी फोर्ट बनवाया और कुतुब मीनार से भी दोगुनी ऊंची अलाई मीनार बनाने का काम शुरू किया, जो उसकी मौत के कारण कभी पूरा नहीं हो सका, है ना? जी बिल्कुल। ये तो हो गई बाहरी विस्तार और वास्तुकला की बात, लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उसका सर्विलियंस स्टेट। ओहो, वो तो बिल्कुल आधुनिक स्पाई सिस्टम जैसा था। हाँ, उसने अपने दरबारियों और अमीरों का नेटवर्क तोड़ने के लिए 4 सख्त अध्यादेश जारी किए। दावतों पर रोक, शराब पर पाबंदी, अमीर बिना सुल्तान की इजाजत के आपस में शादी ब्याह नहीं कर सकते थे, और हर जगह जासूसों का जाल। मतलब आप अपने बेडरूम में क्या बात कर रहे हैं ये भी सुल्तान को पता चल रहा है। हाँ, ये महज शक नहीं था बल्कि सत्ता बचाने का एक बहुत ही कैलकुलेटेड तरीका था। वो जानता था कि विद्रोह हमेशा दावतों और वैवाहिक गठबंधनों से उपजते हैं। सही बात है। जब अमीर मिल ही नहीं पाएंगे तो साजिश कैसे रचेंगे? और इस पूरे ताने बाने को जमीन पर लागू करने के लिए उसके पास कुछ बेहद भरोसेमंद लोग थे, जिनमें सबसे ऊपर नाम आता है मलिक काफूर का। हाँ, मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था। बिल्कुल। क्योंकि अलाउद्दीन ने उसे गुजरात अभियान के दौरान 1000 दिनार में खरीदा था।
मैंने पढ़ा है कि ये इंसान दक्षिण भारत में अलाउद्दीन का ब्रह्मास्त्र साबित हुआ। 100% सच। मलिक काफूर ने पहली बार दिल्ली सल्तनत की ताकत का डंका विंध्य पर्वत के पार सुदूर दक्षिण तक बजाया। 1307 और 1313 में उसने देवगिरी के यादवों को हराया, 1309 में वारंगल के काकतीय वंश पर फतेह पाई और 1311 में द्वार समुद्र के होयसल और मदुरई के पांड्यों को घुटनों पर ला दिया। मतलब पूरे दक्षिण भारत को रौंद डाला। बिल्कुल। यहां तक कि 1316 में जब अलाउद्दीन की मृत्यु हुई तो मलिक काफूर ने प्रभावी रूप से 35 दिनों तक पूरी सल्तनत की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, जब तक कि उसकी खुद की हत्या नहीं कर दी गई। हाँ। और काफूर की मौत के बाद अलाउद्दीन के बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने 1316 से 1320 तक गद्दी संभाली, जिसे बाद में गियासुद्दीन तुगलक ने मारकर खिलजी वंश का अंत कर दिया। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा पीछे लौटना होगा। अलाउद्दीन ने मंगोलों को रोका, दक्षिण फतह किया, इतनी बड़ी सेना खड़ी की, इन सब के लिए पैसा कहाँ से आया? मुझे लगता है कि यहीं पर उसके वे मशहूर बाजार सुधार या मार्केट रिफॉर्म्स तस्वीर में आते हैं। बिल्कुल, यही पूरे खिलजी प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। अलाउद्दीन के सामने चुनौती ये थी कि एक विशाल सेना को बनाए रखना है, लेकिन खजाने पर बोझ डाले बिना। राइट। अगर वो पारंपरिक तरीके से सैनिकों को इक्ता यानी जमीन के टुकड़े देता तो भ्रष्टाचार बढ़ता और वफादारी बढ़ जाती। इसलिए उसने एक क्रांतिकारी फैसला लिया, सेना को नकद या कैश में वेतन देना। लेकिन अगर सैनिक को एक तय नकद वेतन मिलेगा और बाजार में महंगाई बढ़ गई तो वो सैनिक तो भूखा मर जाएगा। एकदम सटीक बात। और इसीलिए अलाउद्दीन ने पूरे बाजार की कीमतों को कृत्रिम रूप से फ्रीज कर दिया। वाओ। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो उसने एक वॉर टाइम इकोनॉमी का मॉडल तैयार किया। इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए एक सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसे दीवाने रियासत कहा जाता था। ओके। इसके तहत दिल्ली में 4 अलग अलग बाजार स्थापित किए गए। पहला था अनाज बाजार, जिसका नियंत्रण शहनाई मंडी नाम के एक खूंखार अधिकारी के पास था। और दूसरा बाजार था सराय-ए-अदल। हाँ, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है, जिसे मैं खुद नोट्स में देखकर चौंक गई थी। नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई इंसाफ की जगह है या कोई अनाज मंडी है, लेकिन असल में सराय-ए-अदल कपड़े, मेवे, जड़ी बूटियों और महंगी चीजों का बाजार था। अनाज से इसका कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। तीसरा बाजार बदायूं गेट के पास घोड़ों और मवेशियों के लिए था, क्योंकि सेना के लिए तो घोड़े ही सब कुछ थे। हाँ, इसलिए यहाँ दलालों पर कड़ी नजर रखी जाती थी। और चौथा बाजार था गुलामों और रोजमर्रा की मिश्रित वस्तुओं के लिए। बाजार की तरह ही सेना में भी भ्रष्टाचार रोकने के लिए 2 नई प्रथाएं शुरू की गई, दाग और चेहरा। मैं दाग प्रथा के बारे में थोड़ा जानती हूँ। इसका प्रभारी अधिकारी सर्वा-ए-आरीज होता था ना जी। सेना के घोड़ों पर गर्म लोहे से मोहर दागी जाती थी। इसका तर्क क्या था? तर्क बहुत सीधा था। अमीर और सिपहसालार अक्सर इंस्पेक्शन के दौरान अच्छे घोड़े दिखाते थे, लेकिन जब युद्ध का समय आता था तो वो उन घोड़ों को अपने पास रखकर कमजोर घोड़े मैदान में भेज देते थे। ओह, तो ये घोटाला होता था? बिल्कुल। दाग लगने के बाद घोड़ा बदला नहीं जा सकता था। इसी तरह दीवाने अर्ज विभाग सैनिकों का हुलिया यानी चेहरा रजिस्टर में लिखता था, ताकि कोई सैनिक अपनी जगह किसी और को युद्ध में ना भेज दे। और इस पूरी मशीनरी को जो चीज चला रही थी वो था डर, बेइंतहा डर। हाँ, हमने शुरुआत में ही उस खूंखार सजा की बात की थी। जासूसों का जाल इतना तगड़ा था कि बरीद यानी आधिकारिक रिपोर्टर और मुन्हियान यानी गुप्त जासूस सीधे सुल्तान को खबर देते थे। अगर कोई व्यापारी कम तौलता पकड़ा जाता तो उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। राजस्व के मामले में भी कोई रहम नहीं था। बिल्कुल नहीं। मसाहत यानी जमीन की पैमाइश के आधार पर उसमें मुख्य टैक्स खराज को बढ़ाकर उपज का सीधा 50% कर दिया, और ऊपर से घरी यानी हाउस टैक्स और चरई यानी चारागाह टैक्स जैसे नए टैक्स भी थोप दिए। ये डर का एक बिल्कुल परफेक्ट मॉडल था। जब तक अलाउद्दीन जिंदा रहा दिल्ली में महंगाई का नामो निशान नहीं दिखा, लेकिन जैसे उसकी मौत हुई ये स्प्रिंग की तरह दबा हुआ सिस्टम धमाके के साथ बिखर गया। और इसी बिखराव के बीच 1320 में एक नए राजवंश का उदय हुआ, तुगलक वंश। खिलजियों के विपरीत तुगलक असल में तुर्क थे। हाँ। इस वंश की नींव गयासुद्दीन तुगलक ने रखी। उसने दिल्ली का तीसरा शहर तुगलकाबाद फोर्ट बनवाया और कृषि के लिए नहरों का निर्माण शुरू किया, जो एक अच्छा कदम था। लेकिन उसकी कहानी का अंत बहुत नाटकीय था। 1325 में बंगाल अभियान से लौटते वक्त एक भव्य स्वागत के लिए बनाए गए लकड़ी के महल के गिरने से उसकी मौत हो गई। हाँ, और इस घटना के इर्द गिर्द बहुत सी साजिशों की बू आती है। निजामुद्दीन औलिया का वो मशहूर कथन, हनूज दिल्ली दूरस्त यानी दिल्ली अभी दूर है, इसी संदर्भ में कहा गया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि सुल्तान और सूफी संत के बीच टकराव चल रहा था। गयासुद्दीन की मौत महज एक हादसा थी या उसके बेटे जौना खान की साजिश, ये आज भी बहस का विषय है। और यही जौना खान इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया। 1325 से 1351 तक के इसके शासनकाल को पढ़ के अक्सर दिमाग चकरा जाता है। इतिहासकारों ने इसे वाइजेस्ट फूल यानी पढ़ा लिखा मूर्ख कहा है। यहाँ पर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब मैं इसके प्रयोगों को देखती हूँ तो लगता है कि उसके आइडिया बहुत कमाल के थे। उदाहरण के लिए 1329 में उसने जो सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी चलाई थी। पहले इस मुद्रा के बारे में उस एग्जाम ट्रैप को साफ कर देते हैं जो अक्सर पूछा जाता है। कई जगह लिख दिया जाता है कि उसने चीन की तरह कागज की मुद्रा चलाई थी, जो कि गलत है। ये पूरी तरह गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा पीतल और तांबे की थी, जिसका आधिकारिक मूल्य सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर तय किया गया था। लेकिन अगर हम आज की अर्थव्यवस्था देखें तो हमारी पूरी व्यवस्था फिएट मनी यानी टोकन करेंसी पर ही तो चलती है। हाँ। एक कागज के नोट की अपनी कोई कीमत नहीं होती, सरकार की गारंटी उसे मूल्य देती है। तो क्या मोहम्मद बिन तुगलक सच में मूर्ख था, या फिर वो अपने समय से बहुत आगे का एक विजनरी था और उसका प्रशासन उस दूरदर्शिता को लागू करने में नाकाम रहा? यहाँ मैं आपसे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। क्यों? देखिए, विचार कागज पर कितने भी अच्छे क्यों ना हो,
एक शासक का काम सिर्फ दार्शनिक होना नहीं है। आधुनिक फिएट करेंसी काम करती है क्योंकि हमारे पास जटिल वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड्स और रिजर्व बैंक जैसी संस्थाएं हैं जो जाली नोटों को रोकती हैं। बात तो सही है। तुगलक ने ये मुद्रा पीतल और तांबे में ढाल दी, जो हर घर में मौजूद था। जालसाजी रोकने का कोई तंत्र उसके पास नहीं था। नतीजा क्या हुआ? क्या? दिल्ली का हर लोहार रातों रात एक अवैध टकसाल बन गया। लोगों ने टैक्स तांबे के सिक्कों में चुकाया और सोना चांदी घरों में जमा कर लिया। खजाना बिल्कुल खाली हो गया। इतिहास उसे मूर्ख इसलिए कहता है क्योंकि उसने जमीनी हकीकत को समझे बिना एक पॉलिसी थोप दी थी। ये एक बहुत ही मजबूत पॉइंट है। विजन बिना एग्जीक्यूशन के एक आपदा है। बिल्कुल। और उसकी ये प्रशासनिक विफलता सिर्फ एक प्रयोग तक सीमित नहीं थी। उसने कुल 5 ऐसे प्रयोग किए जो तबाही लेकर आए। सबसे पहला था 1327 में राजधानी परिवर्तन। उसने दिल्ली की पूरी जनता को दौलताबाद यानी देवगिरी शिफ्ट होने का आदेश दे दिया। जरा सोचिए, चिलचिलाती धूप में हजारों लोग 1500 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। रास्ते में ही लोग भूख और बीमारी से मरने लगे। हाँ, एक पूरी की पूरी त्रासदी थी वो। और बाद में जब उसे समझ आया कि दौलताबाद से उत्तर भारत को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो उसने फिर सबको वापस दिल्ली लौटने का फरमान सुना दिया। ये एक और भयानक मानवीय और आर्थिक भूल थी, और उसके बाकी 3 प्रयोग भी इसी तरह के थे। तीसरा प्रयोग था दोआब के उपजाऊ इलाके में टैक्स बढ़ाना। देखिए, टैक्स बढ़ाना गलत नहीं था, लेकिन बदकिस्मती से उसने ये उसी साल किया जब वहां भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। किसान टैक्स देने के बजाय जंगलों में भाग गए और कृषि पूरी तरह ठप हो गई। चौथा प्रयोग था हुरासान अभियान। उसने मध्य एशिया जीतने का एक भव्य सपना देखा। हाँ, जो कभी पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल। इसके लिए एक विशाल सेना खड़ी की और सैनिकों को पूरे 1 साल का वेतन एडवांस में दे दिया। लेकिन 1 साल बाद कूटनीतिक हालात बदल गए और उसने अभियान ही रद्द कर दिया। पैसा भी गया और सेना में भयंकर असंतोष भी फैल गया। और आखिर में 5वां था कराचील अभियान। उसने हिमालय क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए सेना भेज दी। और वहां सेना किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि बर्फीली ठंड, भूस्खलन और अनजान भौगोलिक परिस्थितियों से हार गई। लगभग पूरी सेना तबाह हो गई। बाप रे। इब्न बतूता उसी के समय भारत आया था। जिसने रेला लिखी थी। बिल्कुल। उसने अपनी मशहूर किताब रेला में इस पूरे पागलपन का जीवंत विवरण दिया है। सुल्तान ने उसे 8 साल तक दिल्ली का काजी भी बनाए रखा। और इसी दौरान राजस्व के बकाया को आक्रामक रूप से वसूलने के लिए दीवाने मुस्तखराज नाम का एक नया विभाग भी बनाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के इन प्रयोगों ने पूरे साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और जनता के मनोबल को तोड़ कर रख दिया था। हर तरफ विद्रोह हो रहे थे। हाँ। और इसी माहौल में 1351 में उसकी मौत के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह को समझ आ गया था कि अगर सत्ता बचानी है तो सख्ती का रास्ता छोड़ना होगा। उसने 180 डिग्री का यू टर्न लिया और एक कल्याणकारी यानी वेलफेयर राज्य की स्थापना की ओर कदम बढ़ाया। फिरोज शाह तुगलक को अक्सर कल्याणकारी सुल्तान कहा जाता है, लेकिन अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये दरअसल पिछले सुल्तान की गलतियों का ओवर करेक्शन था। ओवर करेक्शन कैसे? सबसे पहले उसने यातनाएं और खौफनाक सजाएं खत्म की। फिर उसने टैक्स सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया। अलाउद्दीन के लगाए घरी और चरई टैक्स समेत कुल 23 तरह के परेशान करने वाले टैक्स उसने एक झटके में रद्द कर दिए। 23 टैक्स हटा दिए? हाँ। उसने शरीयत के अनुसार सिर्फ 4 टैक्स रखे। खिराज यानी लगान, जजिया जो गैर मुस्लिमों पर टैक्स था, ज़कात जो धार्मिक दान था, और खुम्स यानी लूट का हिस्सा। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। उसने प्रशासन में भी इंसानियत लाने की कोशिश की। दीवाने खैरात नाम का विभाग बनाया गया जो गरीब मुसलमानों की मदद और लड़कियों की शादी के लिए था। उसने एक और बहुत ही दिलचस्प विभाग बनाया, दीवाने बंदगान। ये गुलामों का विभाग था और ये कोई छोटा मोटा शौक नहीं था। उसके पास 1,80,000 गुलाम थे, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल। उसने वास्तुकला में भी बड़ा योगदान दिया। 1200 फलदार बाग लगवाए, हिसार और जौनपुर जैसे 300 नए शहर बसाए और दिल्ली का 5वां शहर फिरोज शाह कोटला स्थापित किया। यहाँ तक कि उसने इतिहास को सहेजने का भी प्रयास किया। अच्छा। हाँ, अशोक के 2 प्राचीन स्तंभों को, एक अंबाला के टोपरा से और दूसरा मेरठ के खिजराबाद से, बड़ी सावधानी से दिल्ली मंगवाया। और पूरे दिल्ली सल्तनत में वो इकलौता ऐसा सुल्तान था जिसने फतुहात-ए-फिरोज शाही नाम से अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। तो अगर सब कुछ इतना ही कल्याणकारी था तो तुगलक वंश का पतन क्यों हुआ? और यही कहानी पलट जाती है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। क्या? फिरोज शाह ने जो भी नीतियां अपनाई, चाहे वो 23 टैक्स हटाकर खजाने की आय कम करना हो या 1,80,000 गुलामों की विशाल फौज को पालना, उन सब ने अल्पावधि में तो जनता को खुश कर दिया। हाँ। लेकिन लंबी अवधि में इन्होंने राज्य के आर्थिक और सैन्य ढांचे को दीमक की तरह खोखला कर दिया। जब सुल्तान ने अमीरों और उलेमाओं को खुश करने के लिए इक्ता यानी जमीन को वंशानुगत कर दिया, तो केंद्र की ताकत ही खत्म हो गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि 1388 में फिरोज शाह की मृत्यु के बाद सत्ता का एक ऐसा म्यूजिकल चेयर शुरू हुआ जिसने सल्तनत को बर्बाद कर दिया। अगले महज 26 सालों में 6 कमजोर शासक गद्दी पर आए और गए। परीक्षाओं के लिए इनका क्रम जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले फिरोज शाह का पोता गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, उसके बाद अबू बकर शाह, तीसरा नासरुद्दीन मोहम्मद शाह, चौथा हुमायूं शाह और 5वां नासिरुद्दीन महमूद शाह द्वितीय। और इसी 5वें शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह द्वितीय के समय ही दिल्ली सल्तनत के पतन की ताबूत में आखिरी कील ठुकी। वो तैमूर वाला आक्रमण। बिल्कुल। 1398 में मध्य एशिया के आक्रांता तैमूर लंग ने दिल्ली पर वो विनाशकारी आक्रमण किया जिसे इतिहास के सबसे खूनी नरसंहारों में गिना जाता है। दिल्ली महीनों तक खंडर बनी रही।
एक कमजोर हो चुके साम्राज्य के पास तैमूर का सामना करने की कोई ताकत ही नहीं बची। और इसके बाद छठा और आखिरी शासक दौलत खान लोधी कुछ समय के लिए सत्ता में आया, जिसे हटाकर खिज्र खान ने सैयद वंश की शुरुआत की। तो इस तरह गयासुद्दीन से शुरू होकर इन अंतिम 6 कमजोर शासकों तक कुल 9 शासकों के बाद शक्तिशाली तुगलक वंश इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। इन दोनों राजवंशों की कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि सत्ता हमेशा चरम सीमाओं के बीच झूलती रही। एक तरफ अलाउद्दीन का वॉर टाइम इकोनॉमी वाला डर का मॉडल था, दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक के जमीनी हकीकत से कटे हुए विजनरी प्रयोग थे, और तीसरी तरफ फिरोज शाह का कल्याणकारी ओवर करेक्शन था। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? आज की इस गहरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। इतिहास सिर्फ ये नहीं बताता कि राजाओं ने क्या किया, यह हमें गवर्नेंस के उन मॉडल्स को समझने का नजरिया देता है जो आज के दौर में भी लागू होते हैं। बिल्कुल, कोई भी नीति तभी सफल होती है जब वो जनता की सहन शक्ति और प्रशासन की क्षमता के बीच एक सही संतुलन बना सके। और अंत में एक बहुत ही उकसाने वाला विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इतिहास गवाह है कि अलाउद्दीन की अत्यधिक सख्ती और फिरोज शाह की अत्यधिक नरमी, दोनों के ही तुरंत बाद उनके शक्तिशाली राजवंश ताश के पत्तों की तरह ढह गए। तो क्या एक सफल साम्राज्य चलाने का सही संतुलन नीतियों की कठोरता में छिपा है या फिर शासक के व्यक्तिगत खौफ में? जब राज्य का नियंत्रण कमजोर होता है तो क्या सिर्फ कल्याणकारी नीतियां किसी साम्राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचा सकती हैं? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के हर विद्यार्थी को सत्ता की असली प्रकृति पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर देता है। पढ़ रही थी, कल्पना कीजिए कि किसी बहुत बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर मल्टीनेशनल कंपनी का एक बहुत ही कमजोर सीईओ है। हाँ, और मैं आज का एक्सपोर्ट हूँ तो एक कमजोर सीईओ। राइट, और उसे साफ दिख रहा है कि मार्केट में एक नया थोड़ा बेहद आक्रामक राइवल या प्रतिद्वंदी आ गया है जो धीरे धीरे कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है, बोर्ड रूम में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। तो ऐसे में वो सीईओ क्या करता है? जनरली तो वो लीगल लड़ाई लड़ेगा या बोर्ड को इन्वॉल्व करेगा। एग्जैक्टली, पर यहाँ वो कोई लीगल लड़ाई नहीं लड़ता, कंपनी को बचाने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं। इसके बजाय वो चुपचाप अपना पूरा एम्पायर उस राइवल को सौंप देता है और खुद एक छोटे से शहर में जाकर शांति से रिटायरमेंट ले लेता है। वाह, मतलब बिना एक बूंद खून बहे इतना बड़ा टेक ओवर। मिशन यही है। हम हमारे पास मौजूद हिस्टोरिकल सोर्सेज के जरिए इस सैयद डायनेस्टी के रहस्यमयी टेक ओवर, लोधी डायनेस्टी के पहले अफगान एम्पायर और दिल्ली सल्तनत के 15 सबसे इंपॉर्टेंट इमारतों के पीछे छुपे एग्जाम ट्रैप्स को डिकोड करेंगे। और साथ ही हम दिल्ली के 5 शहरों के सीक्वेंस को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमोनिक के जरिए समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का बेस समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली पर जो डिस्ट्रक्टिव हमला किया था, उसने तुगलक डायनेस्टी की कमर पूरी तरह तोड़ दी थी। दिल्ली सिर्फ लूटी नहीं गई थी, वहां एक भयानक पावर वैक्यूम बन गया था। एक खाली जगह, राइट? खजाना एकदम खाली था और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूरी तरह चरमरा गया था। और इसी अराजकता और डर के बीच से जो नया वंश बहुत ही खामोशी से उभरा वो था सैयद डायनेस्टी। एग्जैक्टली। और यहीं पर एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। 1414 से 1451 तक राज करने वाले इस सैयद वंश में कुल 4 शासक हुए। इसके फाउंडर थे खिज्र खान। खिज्र खान, और जहां तक मुझे याद है ये कोई आम बागी नहीं थे, ये तैमूर के ही अपॉइंट किए हुए पंजाब के गवर्नर थे। सही पकड़ा। और ये लोग खुद को प्रॉफिट मोहम्मद का वंशज मानते थे, इसीलिए इस वंश का नाम सैयद पड़ा। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि खिज्र खान ने कभी खुद को सुल्तान घोषित ही नहीं किया। वेट, सच में? अगर उनके पास तैमूर जैसे पावरफुल रूलर का सपोर्ट था तो ये डरपोक रवैया क्यों? सीधे खुद को सुल्तान क्यों नहीं डिक्लेयर कर दिया? देखिए, ये डरपोक रवैया नहीं था, ये जियोपॉलिटिकल सर्वाइवल का एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने रायत ए आला की उपाधि ली। इसका मतलब होता है एक सर्वोच्च ध्वज या आला प्रतिनिधि। अच्छा, तो वो तैमूर के रिप्रेजेंटेटिव बन के रहना चाहते थे? बिल्कुल। खिज्र खान को बहुत अच्छे से पता था कि दिल्ली के अमीर और वहां की जनता अभी भी तैमूर के नाम से कांपती है। अगर वो खुद को इंडिपेंडेंट सुल्तान डिक्लेयर करते तो शायद तैमूर के सक्सेसर्स उन पर वापस हमला कर देते। ओह, समरकंद से वापस अटैक हो सकता था। एग्जैक्टली। इसलिए खिज्र खान ने टेक्निकली खुद को तैमूर वंश का सिपा सालार ही बनाए रखा। उनके सिक्कों पर भी तैमूर के बेटे शाहरुख का नाम छपता था। एक तरह से उन्होंने खुद को रेडार के नीचे रखा। बहुत ही स्मार्ट मूव। इसके बाद उनके बेटे मुबारक शाह 1421 में पावर में आए। इनका क्या रोल था? तारीख ए मुबारक शाही नाम की किताब लिखी थी। राइट, जो इस पूरे सैयद वंश को समझने का सबसे सॉलिड सोर्स है। फिर आते हैं मोहम्मद शाह जो 1434 में गद्दी पर बैठे, और सोर्स मटेरियल कहता है कि ये एक बहुत ही वीक रूलर थे। बहुत वीक। और जब सेंटर वीक होता है तो किनारे पर बैठे एम्बिशियस लोगों को मौका मिल जाता है। इसी वीकनेस का फायदा उठाकर बहलोल लोधी का इन्फ्लुएंस दरबार में तेजी से बढ़ने लगा था। और फिर वो सीओ वाला किस्सा सच साबित होता है ना, जब मोहम्मद शाह के बाद चौथे और आखिरी शासक अलाउद्दीन आलम शाह 1445 में पावर में आए। बिल्कुल सही। आलम शाह ने देखा कि बहलोल लोधी की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि उससे टकराना बेवकूफी होगी, तो उन्होंने वॉलंटरीली अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से दिल्ली का थ्रोन बहलोल लोधी को सौंप दिया और खुद बरादुन जाकर शांति से बस गए। वाओ, ये पावर का बहुत ही स्मूथ और अजीब ट्रांजिशन था। और इसी शांत टेकओवर के साथ 1451 में शुरू होता है लोधी डायनेस्टी। लेकिन ये सिर्फ एक फैमिली का चेंज नहीं था। नहीं, ये पूरी पॉलिटिकल और कल्चरल फिलॉसफी का बदलाव था। दिल्ली के थ्रोन पर पहली बार तुर्कों की जगह एक अफगान यानी पश्तून डायनेस्टी का कब्जा हुआ था। इस वंश में कुल 3 शासक हुए। सबसे पहले बहलोल लोधी। मैं सोच रही थी कि अफगान कल्चर टर्क कल्चर से काफी अलग होता है, तो ये डिफरेंस उनके दरबार में कैसे दिखता था? देखिए, तुर्क शासक खुद को अल्लाह की परछाई मानते थे। उनका मॉडल एब्सोल्यूट मोनार्की था। सुल्तान थ्रोन पर बैठता था और बाकी सब नीचे। लेकिन अफगान कल्चर कबायली था, इक्वालिटी पर बेस्ड था। फर्स्ट अमंग इक्वल्स वाला कॉन्सेप्ट था। एग्जैक्टली। इसीलिए बहलोल लोधी कभी ऊंचे थ्रोन पर नहीं बैठे।
वो अपने अमीरों और सरदारों के साथ जमीन पर कारपेट पर बैठा करते थे। ये ईगो को सेटिस्फाई रखने की एक डिप्लोमेसी थी। और इसी लॉयल्टी के दम पर उन्होंने जौनपुर सुल्तनत को जीतकर दिल्ली में मिलाया। लेकिन उनके बेटे सिकंदर लोदी ने, जो 1489 में रूलर बने, उन्होंने इस पॉलिसी को थोड़ा बदला, राइट? हाँ, सिकंदर लोदी इस वंश के सबसे महान सुल्तान माने जाते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप आता है। अक्सर लोगों को लगता है कि ताजमहल वाला आगरा शहर मुगलों ने बसाया था। हाँ, जनरल नॉलेज में यही लगता है, अकबर या शाहजहां। लेकिन सोर्सेस क्लियर करते हैं कि 1504 में आगरा शहर असल में सिकंदर लोदी ने बसाया था और उसे अपनी कैपिटल भी बनाया। यही बात मुझे थोड़ी अजीब लगती है। दिल्ली तो पहले से ही एक एस्टैब्लिश और सेफ सिटी थी, सब कुछ सेट था वहां, तो अपना सब कुछ छोड़कर आगरा नाम का एक बिल्कुल नया शहर बसाने की क्या जरूरत थी? ये एक्चुअली एक बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। सिकंदर लोदी को राजपुताना के स्टेट्स, खास करके ग्वालियर और धौलपुर, बिल्कुल, उन पर कंट्रोल रखना था। दिल्ली से राजपुताना काफी दूर पड़ता था। अगर ग्वालियर में कोई बगावत होती तो दिल्ली तक खबर पहुंचने और सेना भेजने में हफ्तों लग जाते। ओह, तो आगरा एक तरह का चोक पॉइंट था। एग्जैक्टली, वो ठीक यमुना के किनारे था। वहां से राजपुताना पर नजर रखना इजी था और साउथ इंडिया की तरफ जाने वाले ट्रेड रूट्स पर भी कंट्रोल रखा जा सकता था। आगरा सिर्फ शौक नहीं, एक मिलिट्री और ट्रेड पोस्ट था। मतलब ये अर्बन प्लानिंग कम और जियोपॉलिटिक्स ज्यादा थी। और सिकंदर लोदी ने एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफी चेंजेस किए थे। जमीन नापने के लिए उन्होंने गजे सिकंदारी शुरू किया। हाँ, जो 32 इंच का होता था, ये स्टैंडर्डाइजेशन था। और वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, गुलरुखी पेन नेम से पर्शियन में पोएट्री भी लिखते थे। इंटरेस्टिंग। लेकिन 1517 में जब उनके बेटे इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठे तो चीजें काफी बिगड़ गईं। वो इस वंश और दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर थे। इब्राहिम लोदी में अपने पिता जैसी डिप्लोमेटिक समझ नहीं थी। उन्होंने अफगान अमीरों की वो इक्वालिटी वाली ट्रेडिशन को कुचलने की कोशिश की। वो कबायली सिस्टम में अचानक से एक एब्सोल्यूट डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहे थे। इसका नतीजा तो बगावत ही होना था। और वही हुआ। उनके अपने ही अफगान अमीरों जैसे दौलत खान लोदी और राजपूताना के राणा संगा ने काबुल से बाबर को इंडिया पर अटैक करने के लिए बुला लिया। और इसका रिजल्ट था 1526 का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। यहाँ हिस्ट्री पूरी तरह टर्न लेती है, क्योंकि बाबर ने इस वॉर में पहली बार आर्टिलरी यानी तोपों का इस्तेमाल किया। सही कहा। और एग्जाम ट्रैप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दुखड़ा फैक्ट ये है कि दिल्ली सुल्तानत के 300 साल के हिस्ट्री में इब्राहिम लोदी इकलौते ऐसे सुल्तान थे जो बैटलफील्ड में आमने सामने लड़ते हुए मारे गए। वेट, उससे पहले कोई सुल्तान जंग के मैदान में नहीं मारा गया? नहीं, बाकी सब या तो बीमारी से मरे या अपनों की साजिश का शिकार हुए। ये तो सच में एक युग का अंत था। लेकिन लोधी वंश खत्म होने से पहले इंडियन आर्किटेक्चर पर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ गया। उन्होंने डबल डोम या दोहरा गुंबद टेक्निक की शुरुआत की। इस टेक्निक को डिटेल में समझने से पहले हमें थोड़ा आर्किटेक्चर के एवोल्यूशन को देखना होगा। हमारे सोर्सेज में जो 15 मेजर मॉन्यूमेंट्स हैं, उन्हें एक सीक्वेंस में समझना जरूरी है। बिल्कुल। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में शुरुआत में ह्यूमन या एनिमल फिगर्स बनाने की मनाही थी, इसलिए डेकोरेशन के लिए अरबिक कैलीग्राफी और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स यूज होते थे। राइट। जब तोक इंडिया आए तो उनके पास ट्रू आर्च और ट्रू डोम का आइडिया तो था, पर यहाँ के लोकल आर्टिजन्स को वो बनाना नहीं आता था। इसी को मैं इंजीनियरिंग का स्ट्रगल कहती हूँ। जैसे गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई। ये इंडिया की पहली मस्जिद मानी जाती है। और यहाँ हमारी सोर्सेज के मुताबिक फैक्ट ये है कि इसके कंस्ट्रक्शन में 27 हिंदू और जैन मंदिरों के मलबे का इस्तेमाल हुआ था। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जो सोर्सेज में क्लियर दिया गया है। हाँ, और ट्रैप ये है कि इस मस्जिद में ट्रू आर्च यूज नहीं हुआ था। इसमें कॉर्बेल्ड आर्च का इस्तेमाल हुआ था। कॉर्बेल्ड आर्च का बेसिक फिजिक्स ये है कि पत्थरों को एक के ऊपर एक थोड़ा अंदर की तरफ खिसकाकर रखा जाता है जब तक वो बीच में मिल ना जाए। लेकिन उसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है ना, वो ऊपर का वेट नहीं झेल सकती। एग्जैक्टली। इसलिए शुरुआती गुंबद छोटे होते थे, जबकि ट्रू आर्च के बीच में एक की स्टोन होता है जो पूरे वेट को बाहर और नीचे पिलर्स की तरफ पुश करता है। ये फिजिक्स का कमाल है। ऐबक की एक और बिल्डिंग थी अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो 1199 में बनी। यहाँ एग्जाम ट्रैप ये है कि नाम से लगता है ये दिल्ली में होगी, पर ये एक्चुअल में अजमेर में है। और इसको एक संस्कृत स्कूल को बदलकर बनाया गया था। उसके बाद सबसे फेमस बिल्डिंग आती है कुतुब मीनार, जिसे ऐबक ने सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर शुरू किया, पर इसे पूरा इल्तमिश ने किया था, जो 5 मंजिला और 72.5 मीटर्स ऊंची है। और बाद में जब बिजली गिरने से ऊपर की 2 मंजिलें टूट गई थी तो फिरोज शाह तुगलक ने उन्हें रिपेयर करवाया। इल्तमिश ने टूम्स में भी एक नया ट्रेंड सेट किया। हाँ, 1231 में उन्होंने अपने बेटे नासिरुद्दीन के लिए सुल्तानगढ़ी बनवाया। ये दिल्ली का पहला इस्लामिक टूम है। और 1235 में खुद इल्तुतमिश का मकबरा बना, जिसमें पहली बार इंडिया में इस्लामिक डेकोरेटिव आर्ट का इतना फाइन काम दिखता है। अब आते हैं उस फेज पर जहां ट्रू आर्च का सपना सच हुआ, खिलजी वंश। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया, और ये इंडियन आर्किटेक्चर का एक मैसिव माइलस्टोन है, क्योंकि पहली बार पूरी तरह से सक्सेसफुल ट्रू आर्च और ट्रू डोम यहीं यूज हुआ था। बिल्कुल। लेकिन जहां अलाई दरवाजा एक सक्सेस थी, वहीं अलाउद्दीन की दूसरी बिल्डिंग अलाई मीनार एक बहुत बड़ा फेल थी। उनका प्लान था कि कुतुब मीनार से डबल ऊंची मीनार बनाएंगे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल एंगल है। अलाउद्दीन एक ऐसा रूलर था जिसने 6 भयानक मंगोल अटैक्स को हराया, सिकंदरी सानी का टाइटल लिया, वो इनविंसिबल था। हाँ, ईगो तो बहुत बड़ा था। पर उसका सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट कभी पूरा ही नहीं हो पाया। आज भी कुतुब कॉम्प्लेक्स में एक अधूरा सा मोटा बेस खड़ा है। ये इंसान की ओवर कॉन्फिडेंस की निशानी है कि उसे लगा वक्त उसके हिसाब से चलेगा। सही ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद खिलजी ने सिरी फोर्ट और हौजे खास भी बनवाया। लेकिन जब तुगलक वंश आया तो आर्किटेक्चर एकदम बदल गया। वो बहुत हैवी और प्रैक्टिकल हो गया, जिसे हम गियासुद्दीन तुगलक के 1321 में बने तुगलकाबाद फोर्ट में देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी ढालवा दीवारें यानी बैटर वॉल्स हैं।
पर ऐसी तिरछी दीवारें क्यों? ये पूरी तरह से मिलिट्री इंजीनियरिंग थी, मंगोल्स के तोपों और हाथियों से बचने के लिए। कैसे? फिजिक्स के हिसाब से? देखिए, अगर कैनन बॉल या तोप का गोला सीधी दीवार पर लगता है तो पूरी काइनेटिक एनर्जी उसको तोड़ने में लग जाती है, पर अगर दीवार नीचे से चौड़ी और ऊपर से स्लोप्ड हो तो गोला डिफ्लेक्ट हो जाता है। ओहो, एनर्जी स्लाइड हो जाती है ऊपर की तरफ। कमाल की इंजीनियरिंग है ये। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 में जहां पनाह बनवाया और 2 बड़ी मस्जिदें, बेगमपुरी और खिड़की मस्जिद। खिड़की मस्जिद थोड़ी अनयूजुअल है क्योंकि जनरली मस्जिदों का कोर्टयार्ड ओपन होता है, पर इसकी रूफ पूरी तरह से कवर्ड है। इसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक, जिन्हें पब्लिक वर्क्स का बड़ा शौक था। उन्होंने हौज खास को एक्सपैंड करके मदरसा बनाया। 1354 में फिरोज शाह कोटला बनवाया और उन्हें अशोकन पिलर्स से इतना ऑब्सेशन था कि वो अंबाला और मीरठ से पिलर्स उठावाकर दिल्ली ले आए। और तुगलक फेस की आखिरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी लाल गुंबद, जो 1397 में बनी, सूफी सेंट कबीरुद्दीन औलिया के लिए। इन हेवी बिल्डिंग्स के बाद हम लोधी फेस के डबल डोम पर आते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स हमें लोधी गार्डन्स में मिलते हैं। बड़ा गुंबद, शीश गुंबद, और वो एक आम एग्जाम्पल से समझाना हो तो ये बिल्कुल एक थर्मस फ्लास्क जैसा है। थर्मस फ्लास्क, वो कैसे? देखिए, थर्मस में एक अंदर की दीवार होती है, एक बाहर की, और बीच में खाली जगह। डबल डोम में भी वही था। अगर एक लंबा गुंबद बनाया जाए तो बाहर से ग्रैंड लगता है, पर अंदर से प्रोपोर्शन बिगड़ जाता है। सीलिंग बहुत ऊंची हो जाती है। एग्जैक्टली। तो उन्होंने एक इनर डोम बनाया जो अंदर खड़े इंसान को परफेक्ट लगे, और एक आउटर डोम जो शहर के स्काईलाइन से बड़ा दिखे। बीच की जगह खाली थी। ये एस्थेटिक्स और इंजीनियरिंग का परफेक्ट बैलेंस था। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये सारी 15 बिल्डिंग्स हवा में नहीं थी। ये उन सिटीज का पार्ट थी जो सुल्तानों ने बसाए थे। दिल्ली बेसिकली शहरों का एक ग्रुप है, और इन 5 शहरों के सीक्वेंस पर हमेशा एग्जाम ट्रैप्स आते हैं। हमारे नोट्स में इसको याद रखने का एक जबरदस्त निमोनिक है, लाल सर तुगलक जहां फिरोज मिला। आई रिपीट, लाल सर तुगलक जहां फिरोज मिला। अब इसको डिकोड करते हैं। पहला वर्ड है लाल। ये लाल कोट के लिए है, जिसे आज हम मेहरौली कहते हैं, जो ओरिजिनली राजपूत का किला था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अपनी पहली कैपिटल बनाया, सिटी नंबर 1। दूसरा वर्ड है सर, यानी सिरी। ये वो दूसरा शहर था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में बसाया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, लाल कोट से सिरी क्यों शिफ्ट हुए? जैसे आज लोग फोन अपडेट करने के बजाय हर साल नया और महंगा स्मार्टफोन ले आते हैं, क्या सुल्तान्स का भी यही हाल था? ये सिर्फ एक्सपेंसिव शॉक नहीं था, इसके 3 सॉलिड रीजंस थे: पानी, सिक्योरिटी और ईगो। लालकोट का रॉकी टेरेन था, आबादी बढ़ने से वहां पानी की कमी होने लगी। और सिक्योरिटी का रीजन मंगोल्स थे। सिरी को स्पेशली अपनी आर्मी और जनता को मंगोल अटैक से बचाने के लिए बसाया गया था। फिर तीसरा वर्ड आता है तुगलक, यानी तुगलकाबाद, जिसे घियासुद्दीन तुगलक ने 1321 में बनाया, एक बहुत ही रॉकी और ऊंची जगह पर, और ज्यादा सेफ रहने के लिए। चौथा वर्ड है जहां, यानी जहांपना। इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 में बसाया। इसका लॉजिक क्या था? इसका मेन लॉजिक था सिरी और ओल्ड दिल्ली यानी लाल कोट के बीच की जो खाली जगह थी उसको दीवारों से घेर कर एक मेगा सिटी बनाना। और फिर इस मेनोमिक का आखिरी हिस्सा फिरोज मिला, जिसका मतलब है फिरोजाबाद, जिसे आज हम फिरोज शाह कोटला कहते हैं। ये 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने बिल्कुल यमुना नदी के किनारे बसाया था। अगर ध्यान दिया जाए तो शहर अरावली की सुरक्षित लेकिन सूखी पहाड़ियों से शुरू होकर धीरे धीरे यमुना के फर्टाइल प्लेन्स की तरफ शिफ्ट हो रहा था। और इस नए शहर बसाने के पीछे सुल्तान का ईगो भी एक फैक्टर था ना। कोई भी नया राजा पुराने सुल्तान की परछाई बन के नहीं रहना चाहता था। बिल्कुल, नया शहर उनकी इंडिपेंडेंट पावर का एक फिजिकल एडवर्टाइजमेंट होता था। तो ये पूरी डीप डाइव एक तरह से सत्ता, ज्योग्राफी और आर्किटेक्चर का एक कॉम्प्लेक्स डांस थी। कैसे तैमूर के डर से शुरू हुई सैयद वंश की खामोशी बाबर की तोपों के शोर में खत्म हुई, और कैसे आर्किटेक्चर एक सिंपल कोबल्ट आज के इंजीनियरिंग स्ट्रगल से शुरू होकर एक ब्रिलियंट डबल डोम तक पहुंचा, और दिल्ली का मैप मेहरौली के पत्थरों से यमुना के किनारों तक कैसे शिफ्ट हुआ। मुझे लगता है इस डिस्कशन से एक बात तो बहुत क्लियर होती है, जो हिस्ट्री हम सिर्फ फैक्ट्स की तरह पढ़ते हैं वो असल में इंसानी इनसिक्योरिटीज, एम्बिशन और सर्वाइवल टैक्टिक्स का डायरेक्ट रिजल्ट है। सही कहा। पत्थरों और दीवारों की मोटाई इस बात से तय होती थी कि सुल्तान को मंगोल से कितना डर था या अपने दरबार के अमीरों से कितना खतरा था। और ये सारी बातें एक बहुत ही गहरे थॉट पर लाकर हमें खड़ा करती हैं। आज की मॉडर्न दिल्ली को देखिए, चमचमाती सड़कें हैं, जमीन के नीचे मेट्रो की लाइंस दौड़ रही हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि उन्हीं सड़कों और टनल्स के ठीक नीचे इन 5 शहरों का हिस्ट्री कंप्लीटली खामोश हो रहा है। हमारे हर कदम के नीचे सदियों का खून, डिप्लोमेसी और आर्किटेक्चर दबा हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि आज से कई 100 साल बाद जब फ्यूचर के लोग हमारे आज के इन शहरों को स्टडी करेंगे तो हमारी मॉडर्न दिल्ली किस नए निमोनिक का हिस्सा बनेगी। क्या हमारी ये कंक्रीट के जंगल और शॉपिंग मॉल्स भी किसी हिस्ट्री की बुक का चैप्टर बनेंगे? ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा आज किसी का कल का हिस्ट्री बनने वाला है। अच्छा, अगर मैं आज ये कहूं कि दिल्ली सल्तनत का जो असली इतिहास है वो राजाओं की तलवारों ने नहीं लिखा था, बल्कि कुछ बहुत ही स्मार्ट पीआर मैनेजर्स, हैरान परेशान विदेशी पर्यटकों और कुछ विद्रोही कवियों ने लिखा था, तो क्या ये बात गले उतरेगी? बिल्कुल उतरेगी। मतलब अगर हम इतिहास को गहराई से देखें ना तो वो कोई ब्लैक एंड व्हाइट रिपोर्ट नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। अक्सर हम बस तारीखें, युद्ध और राजाओं के नाम रट लेते हैं और हमें लगता है कि बस कहानी खत्म। लेकिन आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में, इस डीप डाइव में हम उन राजाओं पर फोकस नहीं कर रहे हैं। आज का हमारा मिशन कुछ और है। जी, आज हम उन आवाजों को डिकोड कर रहे हैं जिन्होंने इस पूरे युग को कागज पर उकेरा। हमारे पास कुछ बेहतरीन ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, परीक्षा के कुछ बेहद सटीक नोट्स हैं, और हम ये समझेंगे कि बाहर से आए विदेशी यात्रियों, दरबार के अंदर बैठे इतिहासकारों और आम जनता के बीच रहने वाले सूफी संतों ने एक ही युग को कितने अलग अलग चश्मों से देखा। बिल्कुल,
क्योंकि इतिहास सिर्फ ये नहीं है कि क्या हुआ, इतिहास इस बात पर भी निर्भर करता है कि कहानी सुना कौन रहा है ना? एकदम सही बात है। और इतिहास का सबसे बड़ा सच भी यही है। मतलब कोई भी घटना अपने आप में पूरी नहीं होती जब तक हम ये ना जान लें कि उसे दर्ज करने वाले के हाथ में कलम किस मकसद से पकड़ी गई थी। हाँ, उसका अपना मोटिव क्या था। बिल्कुल। अब एक ही घटना को देखने का नजरिया इस बात पर निर्भर करता है कि देखने वाला सुल्तान के दरबार में मखमल के गद्दे पर बैठा है या चिलचिलाती धूप में किसी विदेशी जमीन को नाप रहा है। किसी भी कालखंड को पूरी तरह समझने के लिए हमें इन सभी दृष्टिकोणों को एक साथ रखना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले उन लोगों की नजरिए को डिकोड करते हैं जो बाहर से आए थे, विदेशी यात्री। जब कोई अजनबी किसी नई जमीन पर आता है तो वो उन चीजों को भी बड़ी हैरानी से देखता है जो स्थानीय लोगों के लिए बहुत नॉर्मल होती हैं। हाँ, जो हमारे लिए आम बात है उनके लिए वो एकदम नई खोज होती है। एग्जैक्टली। इन विदेशी यात्रियों के विवरण पढ़ते हुए मुझे आज के जमाने के यूट्यूब ट्रैवल व्लॉगर्स की याद आ रही थी। मतलब कोई डीप रिसर्च कर रहा है और डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, कोई सिस्टम में घुसकर सरकारी नौकरी पा रहा है और कोई बस अपना खौफिक रिकॉर्ड कर रहा है। ये व्लॉगर वाली तुलना बहुत ही दिलचस्प है और ये हमारे पहले 3 विदेशी स्रोतों पर एकदम सटीक बैठती है। सबसे पहले बात करते हैं अल-बरूनी की। ये उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म से आए थे, महमूद गजनवी के साथ। और ये 1017 से 1030 के बीच की बात है ना? हाँ, मतलब सल्तनत काल की औपचारिक शुरुआत से ठीक पहले। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, अल-बरूनी केवल घूमने फिरने नहीं आए थे। उन्होंने भारतीय विज्ञान, धर्म, जाति व्यवस्था और खगोल विज्ञान का इतना गहरा अध्ययन किया कि आज उन्हें फादर ऑफ इंडोलॉजी कहा जाता है। अरे वाह, मतलब ये वो व्लॉगर थे जो केवल ऊपरी चीजें जैसे खाना या कपड़े नहीं देखते, बल्कि संस्कृति का एकदम सोर्स कोड समझने के लिए उस देश की भाषा ही सीख लेते हैं। मैंने नोट्स में देखा कि उन्होंने बाकायदा संस्कृत सीखी थी। जी हाँ, संस्कृत सीखी और कई संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद भी किया और उसी ज्ञान और गहन शोध के आधार पर उन्होंने अरबी भाषा में अपनी अमर रचना लिखी, किताबुल हिंद, जिसे तहकीक हिंद भी कहते हैं। किताबुल हिंद, राइट। ये किताब सल्तनत काल से ठीक पहले के भारतीय समाज का एक बहुत ही वैज्ञानिक और दार्शनिक एक्सरे है। अल-बरूनी बाहरी व्यक्ति थे, लेकिन उनका नजरिया पूरी तरह से तटस्थ और एकेडमिक था। लेकिन जो हमारे दूसरे यात्री हैं, इब्न बतूता, उनका नजरिया एकेडमिक से ज्यादा मुझे प्रशासनिक लगता है। मोरक्को के यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे, लगभग 1333 के आसपास। हाँ, 1333 से 1347 के बीच। राइट। तो ये वो यात्री हैं जो किसी नए देश में आते हैं और वहीं सरकारी नौकरी पाकर सिस्टम का ही एक बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। मतलब आज के जमाने में सोचिए कोई विदेशी आए और उसे सीधे सरकारी पद मिल जाए। और कोई छोटा मोटा पद नहीं। इब्न बतूता का मामला वाकई अद्भुत है। वो पूरे 8 साल तक दिल्ली के काजी यानी न्यायाधीश के पद पर रहे। 8 साल तक जज, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अब जरा सोचिए, जब कोई जज की कुर्सी पर बैठता है तो वो उस समाज की केवल अच्छी चीजें या महल नहीं देखता। लोगों के विवाद, उनकी कानूनी पेचीदगियां और राज्य की अंदरूनी कार्यप्रणाली, सब कुछ उसकी आंखों के सामने से गुजरता है। हाँ, एकदम ग्राउंड रियलिटी। और बाद में तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें चीन में अपना राजदूत बनाकर भी भेजा था। और अपनी इसी कुर्सी और तजुर्बे का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी मशहूर किताब लिखी, रहला, वो भी अरबी भाषा में। मुझे रहला में सबसे कमाल का हिस्सा वो लगता है जहां वे भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन करते हैं, जिसे डाक चौकी कहा जाता था। हाँ, वो डाक व्यवस्था उस समय के हिसाब से बहुत एडवांस थी। बिल्कुल। घोड़ों और धावकों का वो पूरा नेटवर्क, जिससे मीलों की दूरी कुछ ही दिनों में तय हो जाती थी। एक विदेशी के लिए किसी जादू से कम नहीं था। इसके अलावा उन्होंने राजधानी बदलने और वो जो टोकन करेंसी थी तांबे और पीतल की, उसका जो आंखों देखा हाल लिखा है, वो हमें सीधे उस दौर की सड़कों पर ले जाता है। सही कहा। और फिर एक तीसरा विदेशी यात्री आता है जिसका नजरिया न तो अल-बरूनी की तरह वैज्ञानिक था और न ही इब्न बतूता की तरह प्रशासनिक। हम बात कर रहे हैं तैमूर की, जिसे टैमरलेन भी कहा जाता है। तैमूर, ये नाम सुनते ही बस तबाही याद आती है। बिल्कुल। समरकंद का ये आक्रमणकारी 1398 में महमूद तुगलक के समय दिल्ली आया था और तकनीकी रूप से अगर देखें तो वो शुद्ध मंगोल नहीं था, बल्कि तुर्को मंगोल था, जिसे हम तैमूरी कहते हैं। मतलब ये वो ट्रैवलर हुआ जो किसी दूसरे देश में सिर्फ तबाही मचाने और कत्लेआम करने आता है। और सबसे अजीब बात यह है कि वो बड़े गर्व से उसे अपनी डायरी में दर्ज भी करता है। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-तैमूरी लिखी थी ना? जी, तुजुक-ए-तैमूरी। इसमें उसने अपनी यात्रा और उस भीषण लूटपाट का पूरा वृत्तांत खुद लिखा है। दिल्ली में भयानक कत्लेआम करने के बाद वो खिज़्र खां को अपना गवर्नर छोड़कर वापस लौट गया था। तो मतलब हमारे पास बाहर वालों के 3 एकदम अलग चश्मे हो गए। एक अल-बरूनी का डीप साइंस वाला चश्मा, एक इब्न बतूता का एडमिनिस्ट्रेशन वाला चश्मा और एक तैमूर के क्रूर ताकत वाला चश्मा। बिल्कुल। और बाहर वालों की ये बात सुनने के बाद अब हमें सीधे दरबार के अंदर झांकना चाहिए। मतलब सत्ता के बिल्कुल करीब बैठे लोग क्या लिख रहे थे और कैसे लिख रहे थे, ये समझना इतिहास की एक बहुत बड़ी पहेली है। और हमारे स्रोतों में उन 7 प्रमुख भारतीय इतिहासकारों का जिक्र है जिन्होंने इस पूरे कालखंड को अंदर से देखा। हाँ, और उसे अपने शब्दों में पिरोया भी। यहीं पर मेरे दिमाग में एक बहुत तीखा सवाल आता है। देखिए, जब कोई इतिहासकार सुल्तान के टुकड़ों पर पलता है, उसे सुल्तान ही आश्रय देता है, तो वो न्यूट्रल या निष्पक्ष कैसे हो सकता है? क्या हम उस दौर के इन दरबारी इतिहासकारों को आज के जमाने के पब्लिक रिलेशन या पीआर मैनेजर्स नहीं मान सकते, जिनका मुख्य काम ही अपने सुल्तान की छवि को चमकाना होता है? नजर वाली बात उन दरबारी इतिहासकारों के काम करने के तरीके को एकदम स्पष्ट कर देती है। मिनहाज-उस-सिराज को ही ले लीजिए। हाँ, जिन्होंने वो किताब लिखी थी तबकात-ए-नासिरी। एकदम सही। मिनहाज-उस-सिराज इल्तुतमिश और नसीरुद्दीन महमूद के संरक्षण में रहे। इन्होंने गजनवी से लेकर गुलाम वंश तक का सबसे पहला व्यवस्थित इतिहास लिखा। लेकिन जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति दरबार के अंदर है वो सुल्तान की नीतियों का महिमा मंडन ही करेगा, उसकी बुराई तो करेगा नहीं। बिल्कुल नहीं करेगा, वरना सिर कलम हो जाता। और पीआर मैनेजमेंट के इस खेल के सबसे बड़े स्टार तो यकीनन अमीर खुसरो थे। मतलब एक इंसान ने 7 सुल्तानों का शासन देखा, एक कवि, एक संगीतकार और एक दरबारी इतिहासकार,
सब कुछ एक ही व्यक्ति में। और खुसरो का कैनवस इतना बड़ा था कि उन्होंने एक नहीं बल्कि 4 प्रमुख ऐतिहासिक किताबें लिखी। उनका इतिहास लिखने का अंदाज बहुत ही काव्यात्मक था। हाँ, कविता के फॉर्म में। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों और उनके दक्षिण भारत के विजय अभियानों का सबसे बड़ा स्रोत है। दूसरी तरफ उन्होंने तुगलकनामा लिखा, जो तुगलक वंश के उदय की कहानी को दर्ज करता है। और उनके काम में इमोशंस का भी बहुत बड़ा पुट था। मैंने पढ़ा था कि उनकी किताब किरानो सादाइन सिर्फ युद्धों के बारे में नहीं है, इसमें 2 सुल्तानों बुगरा खान और उनके बेटे के मिलन का बहुत ही भावुक वर्णन है। बिल्कुल। और जलालुद्दीन खिलजी की विजय गाथा को उन्होंने मिफ्ताहुल फुतूह में पिरोया। तो कुल मिलाकर खुसरो जैसे पीआर मैनेजर ने हर सुल्तान के दौर की सबसे बेचने लायक कहानी को पकड़ा और उसे अपने साहित्य में अमर कर दिया। सही कहा। अब खुसरो के बाद आते हैं जियाउद्दीन बर्नी। ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के समय के बहुत ही प्रमुख इतिहासकार थे। बर्नी ने तारीख फिरोजशाही लिखी, जो बलबन से लेकर फिरोज शाह के शुरुआती सालों तक का प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत है। लेकिन बर्नी केवल घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने फतवा या जहांदारी नाम की एक और किताब लिखी। ये किताब विशुद्ध रूप से राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। इसमें सुल्तान को ये सलाह दी गई है कि शासन कैसे चलाया जाना चाहिए। एक तरह से ये रूल बुक थी। अच्छा, यहाँ पर ना एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है जिसे हमें क्लियर करना चाहिए। शम्स सिराज अफीफ नाम के एक और इतिहासकार थे, और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने भी अपनी किताब का नाम तारीख फिरोजशाही रखा था। मतलब 2 अलग अलग इतिहासकारों की किताबों का नाम बिल्कुल एक जैसा। हाँ, और ये नाम का टकराव इतिहास के छात्रों को हमेशा उलझा देता है। लेकिन देखिए, दोनों किताबों का जो दायरा है वो एकदम अलग है। बर्नी की तारीख फिरोजशाही एक लंबा कालखंड कवर करती है, बलबन से लेकर फिरोज शाह तक। जी, जबकि अफीफ की तारीख फिरोजशाही केवल और केवल फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का बहुत विस्तार से वर्णन करती है। और दरबार के अंदर पीआर मैनेजमेंट का सबसे चरम उदाहरण तो खुद फिरोज शाह तुगलक है। मतलब दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने खुद अपनी आत्मकथा लिखी, फुतूहत ए फिरोज शाही। इसमें उसने बड़ी चतुराई से अपने ही लोक कल्याणकारी कार्यों की एक पूरी लिस्ट दे डाली है। हाँ, ये तो वैसा ही हुआ जैसे आज कोई नेता अपने ही कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड खुद लिखकर जनता को बांट दे। बिल्कुल। और कोई नेता अपने रिपोर्ट कार्ड में खुद को फेल तो करेगा नहीं, लेकिन मुझे ये जानना है कि क्या दरबार से बाहर, सुल्तान के प्रभाव से दूर, कोई ऐसा इतिहासकार था जिसने पीआर की इस परंपरा को तोड़ा हो? हाँ, और यहाँ इसामी का नाम बहुत अहम हो जाता है। इसामी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक का इतिहास अपनी किताब फुतूहुस सलातीन में लिखा, लेकिन वो तुगलकों के सख्त आलोचक थे। देश में सेफ बैठकर बेबाक तरीके से सरकार की आलोचना करता है, क्योंकि अब उसे सुल्तान की तलवार का कोई खौफ नहीं होता। एग्जैक्टली। तो इसामी का उदाहरण ये साबित करता है कि भूगोल किस तरह इतिहास के नजरिए को बदल देता है। इसके अलावा दरबारी इतिहासकारों की इस लिस्ट में एक आखिरी नाम यहया सहिंदी का भी है, जिन्होंने तारीख मुबारक शाही लिखी थी। जी, इन्होंने सैयद वंश के दौरान मुबारक शाह के संरक्षण में ये किताब लिखी, जिसमें गजनवी से लेकर सैयद वंश तक का इतिहास समेटा गया है। तो इन दरबारी पन्नों से हमें सत्ता के गलियारों का पूरा राजनीतिक खेल समझ में आ गया। लेकिन सुल्तानों के महलों और इन सख्त ऐतिहासिक किताबों से बाहर आम जनता के बीच क्या चल रहा था, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी युग की असली आत्मा उसकी जनता में बसती है। बिल्कुल। और हमारे श्रोतों में जिन 5 सूफी सिलसिलों का जिक्र है, वे हमें आध्यात्म और रहस्यवाद की उस दुनिया में ले जाते हैं जो सत्ता के शोरगुल से बहुत दूर थी। सूफी संतों का मूल काम ही ईश्वर से सीधा संवाद स्थापित करना और आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाना था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ भी विचारधाराओं का बहुत बड़ा टकराव था। वो कैसे? सबसे अहम सवाल यह था कि क्या एक आध्यात्मिक व्यक्ति को राज्य के पैसों पर यानी सत्ता पर निर्भर रहना चाहिए? और सबसे लोकप्रिय चिश्ती सिलसिले ने इसका जवाब एक सख्त नहीं में दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसे अजमेर में स्थापित किया था, और इनकी सबसे बड़ी पहचान यही थी कि इन्होंने राज्य के अनुदान यानी स्टेट ग्रांट्स को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। बिल्कुल, वो पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो बिना सरकारी पैसे के वो सर्वाइव कैसे करते थे? इसका सीधा मतलब है कि वो पूरी तरह से आम जनता के दान और उनके जुड़ाव पर निर्भर थे। इसके अलावा चिश्ती संत ईश्वर से जुड़ने के लिए समा यानी आध्यात्मिक संगीत का भी प्रयोग करते थे। ये बात ना मुझे आज के उन स्वतंत्र इंडी आर्टिस्ट्स की याद दिलाती है जो अपनी कला को शुद्ध रखने के लिए किसी बड़े कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप को हाथ तक नहीं लगाते। हाँ, और सीधे अपनी ऑडियंस से जुड़ते हैं, और उनके इसी जमीनी जुड़ाव ने उन्हें आम लोगों के बीच अमर बना दिया। दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे संत हुए, फिर पंजाब में बाबा फरीद आए। बाबा फरीद की कविताएं तो इतनी प्रभावशाली थीं कि वो आज सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। बिल्कुल, और दिल्ली में अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया और बाद में नसीरुद्दीन चिराग इसी महान चिश्ती परंपरा के स्तंभ थे। लेकिन अगर चिश्ती इंडी आर्टिस्ट थे तो कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड आर्टिस्ट भी तो जरूर होंगे। मेरा इशारा सोहरावर्दी सिलसिले की तरफ है। एकदम सही पकड़े आप। सोहरावर्दी सिलसिले की स्थापना बहाउद्दीन जकरिया ने की थी, और मुल्तान उनका मुख्य केंद्र था। बंगाल में जलालुद्दीन तब्रीजी इसके प्रमुख संत रहे। चिश्ती संतों के बिल्कुल विरुद्ध सोहरावर्दी संतों ने राज्य के अनुदान को खुशी खुशी स्वीकार किया। अच्छा, उनका लॉजिक क्या था इसके पीछे? उनका मानना था कि अगर आपके पास संसाधन होंगे, पैसे होंगे, तभी तो आप लोगों की बेहतर मदद कर पाएंगे। इसलिए वे सत्ता के करीब रहे और उन्होंने दरिद्रता का जीवन जीने पर कोई जोर नहीं दिया। संगीत और समा को लेकर भी तो इन सूफी सिलसिलों में गहरा मतभेद था ना। एक तरफ चिश्ती हैं जो संगीत में ईश्वर को खोज रहे हैं, और दूसरी तरफ नक्शबंदी सिलसिला है। हाँ, नक्शबंदी सिलसिले को भारत में ख्वाजा बकी बिल्लाह ने स्थापित किया, जिसका केंद्र दिल्ली रहा। अहमद सरहिंदी इसके बहुत ही प्रमुख संत थे, और ये सिलसिला चिश्ती संगीत या समा का घोर विरोधी था। मतलब ये संगीत के सख्त खिलाफ थे। बिल्कुल, इन्होंने साइलेंट जिक्र यानी मन ही मन शांत भाव से ईश्वर के स्मरण पर जोर दिया।
ये आध्यात्म का एक बहुत ही अनुशासित और कठोर मार्ग था। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण सिलसिले रहे। कादरी सिलसिला, जिसे भारत में शाह निमतुल्लाह ने स्थापित किया और जो दक्षिण भारत से लेकर पंजाब तक फैला। लाहौर के मशहूर संत मियां मीर इसी सिलसिले से ताल्लुक रखते थे। जी। और फिर बिहार के मनेर शरीफ में केंद्रित फिरदौसी सिलसिला, जिसके सबसे प्रमुख संत शेख शरफुद्दीन याहिया मनेरी थे। तो ये पांचों सूफी सिलसिले हमें ये बताते हैं कि सल्तनत काल केवल क्रूरता, युद्धों या दरबार की राजनीति का काल नहीं था। इसके समानांतर एक ऐसी दुनिया भी चल रही थी जहां संगीत, मौन, वैराग्य और भक्ति के जरिए जीवन के अर्थ तलाशे जा रहे थे। और यात्री, दरबारी इतिहासकार और सूफी, इन तीनों के नजरिए से हमने 14 किताबों और दस्तावेजों को डिकोड कर लिया है। मतलब अलबरूनी से लेकर खुसरो और इसामी तक। लेकिन हमारे स्रोतों में एक 15वीं रचना का भी जिक्र है जिसने इतिहास और साहित्य के बीच की लकीर को ही मिटाकर रख दिया। आप मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत की बात कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल। पद्मावत 1540 में लोधी काल के दौरान लिखी गई थी। इसमें चित्तौड़ की घेराबंदी और रानी पद्मिनी की कहानी है। लेकिन हमारे स्रोत स्पष्ट रूप से ये बताते हैं कि ये कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये असल में एक सूफी रूपक या एलेगोरिकल कविता है, जहां आत्मा, परमात्मा और सांसारिक बाधाओं को समझाने के लिए पात्रों का इस्तेमाल एक रूपक यानी मेटाफर की तरह किया गया है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। जरा सोचिए, कैसे एक सूफी रूपक जो मूल रूप से एक आध्यात्मिक कविता थी, समय के साथ लोगों के दिमाग में एक ठोस ऐतिहासिक सत्य बन गई। मतलब इससे ये साबित होता है कि एक अच्छी तरह से कही गई कहानी और साहित्य का प्रभाव कभी कभी उन सख्त ऐतिहासिक तथ्यों से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है जो दरबारी इतिहासकारों ने लिखे थे। और यहीं पर क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच का महत्व समझ में आता है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें हमेशा तथ्यों और साहित्यिक भावनाओं के बीच के इस अंतर को पहचानना चाहिए। अगर हम दोनों को मिला देंगे तो जो तस्वीर उभरेगी वो हकीकत नहीं बल्कि एक भ्रम होगा। बिल्कुल सही कहा। अब सवाल यह है कि इस पूरी चर्चा का जमीनी स्तर पर हमारे लिए क्या अर्थ है। आज जब हम सूचना के एक विशाल सागर में जी रहे हैं जहां चारों तरफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, तो ये ऐतिहासिक दस्तावेज हमें एक बहुत गहरी सीख देते हैं। वो ये कि जानकारी कभी भी हवा से नहीं टपकती। हर जानकारी के पीछे एक इंसान होता है। एग्जैक्टली। और उस इंसान की अपनी मजबूरियां, अपना पूर्वाग्रह और अपनी बैकग्राउंड होती है। आज के दौर का हर लेख, हर खबर या हर वीडियो किसी न किसी नजरिए से बनाया गया है। वो 13वीं सदी के किसी दरबारी इतिहासकार की किताब भी हो सकती है और आज के किसी पत्रकार की रिपोर्ट भी। तो आज जब कोई भी खबर हमारे सामने आए, कोई भी नया दावा किया जाए, तो हमें एक पल के लिए रुकना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए, क्या हम किसी अलबरूनी जैसे निष्पक्ष बाहरी व्यक्ति की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं जो सिर्फ तथ्य खोज रहा है, या किसी अमीर खुसरो जैसे पीआर मैनेजर का महिमा मंडन पढ़ रहे हैं, या फिर हम ईसामी की तरह किसी ऐसे विद्रोही की बात सुन रहे हैं जो सत्ता की पहुंच से दूर बैठकर अपनी भड़ास निकाल रहा है। इतिहास और वर्तमान दोनों ही इस बात पर निर्भर नहीं करते कि असल में क्या हुआ था, बल्कि इस बात पर निर्भर करते हैं कि उस वक्त कलम किसके हाथ में थी। बिल्कुल, कलम की ताकत ही तय करती है कि कहानी कैसी होगी। और इसी विचार जरा सोचिए एक ऐसी इकोनॉमी के बारे में जहां इन्फ्लेशन पूरी तरह जीरो हो। मतलब प्राइसेस बिल्कुल फिक्स। एग्जैक्टली। एक ऐसी सेना जहां हर एक सोल्जर का एग्जैक्ट बायोमेट्रिक डेटा और हर एक घोड़े का रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल सिस्टम में दर्ज हो। वो भी आज से लगभग 700 साल पहले। राइट। एक ऐसा मार्केट जहां ब्लैक मार्केटिंग या आर्टिफिशियल शॉर्टेज जैसी चीजों का नामो निशान ना हो, और ये सब बिना किसी इंटरनेट, बिना किसी डिजिटल डेटाबेस और बिना किसी बारकोड के हो रहा था। सिर्फ प्योर खौफनाक और बेहद सटीक एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस के दम पर। हाँ, तो आज की इस गहरी चर्चा में हम चल रहे हैं उसी दौर में, लगभग 700 साल पहले के दिल्ली सुल्तानत में। हमारे पास आज जो सोर्सेज हैं वो उन स्टूडेंट्स के डिटेल नोट्स और लेक्चर्स हैं जो यूपीएससी, एसएससी और रेलवे, एनटीपीसी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फैक्ट्स को किसी टेक्स्ट बुक की तरह रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम इन रिफॉर्म्स के पीछे छिपे क्यों और कैसे को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट और मिलिट्री रिफॉर्म्स इतने रेवोल्यूशनरी क्यों थे कि आज तक उनकी मिसाल दी जाती है। देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। आई मीन, हिस्ट्री को अक्सर लोग सिर्फ डेट्स और फैक्ट्स का एक ड्राई कलेक्शन समझ लेते हैं। हाँ, और वो काफी बोरिंग लगता है। एग्जैक्टली। जबकि असल में ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक लाइव डॉक्यूमेंट है। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के वक्त के कॉन्टेक्स्ट को गहराई से देखें तो उसके सामने एक बहुत ही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस खड़ा था। आप मंगोल्स वाले थ्रेट की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। दिल्ली सल्तनत के बॉर्डर्स पर मंगोल्स के लगातार और बेहद खतरनाक हमले हो रहे थे। उन हमलों से एम्पायर को बचाने के लिए एक मैसिव परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करना सबसे पहली जरूरत थी। और स्टैंडिंग आर्मी का मतलब है फुल टाइम प्रोफेशनल्स, राइट? सही पकड़ा। ये ऐसी फोर्स नहीं थी जिसे सिर्फ युद्ध के वक्त गांव से बुला लिया जाए। ये फुल टाइम प्रोफेशनल्स थे जिनको पूरा साल मेंटेन करना था। और यहाँ से शुरू होती है असली मैथमेटिक्स। आई मीन, एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी का मतलब है एक एस्ट्रोनॉमिकली बड़ा खर्चा। बहुत बड़ा खर्चा। इन लाखों सोल्जर्स को हर रोज रेशंस चाहिए, उनके घोड़ों को चारा चाहिए और हर महीने उन्हें फिक्स सैलरी देनी है। एक मिडिवल रूलर के सामने ये एक बहुत बड़ी दुविधा रही होगी। अगर सेना को मार्केट रेट के हिसाब से ज्यादा सैलरी दी जाती तो खजाना पूरी तरह खाली हो जाता, स्टेट बैंकक्रप्ट हो जाता। बिल्कुल। और दूसरी तरफ का सिनेरियो और भी खतरनाक था। वो कैसे? सोचिए, अगर खजाना बचाने के लिए सोल्जर्स की सैलरी कम कर दी जाती तो वो ओपन मार्केट में अपना गुजारा नहीं कर पाते। भूखी सेना दुश्मन से लड़ने के बजाय सीधे अपने ही सुल्तान के खिलाफ बगावत कर सकती थी। ओह वाओ, तो ये तो आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन थी। एग्जैक्टली। पर खिलजी ने इस प्रॉब्लम को एक बहुत ही अनोखे तरीके से अप्रोच किया। उसने सैलरी बढ़ाने के बजाय प्रॉब्लम को ही रिवर्स इंजीनियर कर दिया। रिवर्स इंजीनियर यानी उसने मार्केट को टारगेट किया। हाँ, उसने फैसला किया कि मार्केट की प्राइसेस को ही इतना कम और परमानेंटली फिक्स कर दिया जाए कि एक छोटी सैलरी में भी सोल्जर्स आराम से अपना सब कुछ खरीद सकें। ये सच में एक ब्रिलियंट पिवट था।
उसने इकोनॉमी को एक मिलिट्री सर्वाइवल स्ट्रेटजी की तरह यूज किया। पर एक चीज मैं सोच रही थी, फैसला लेना एक बात है और उसे जमीन पर एग्जीक्यूट करना बिल्कुल अलग। जमीन आसमान का फर्क है। राइट। एक इतने बड़े एम्पायर में जहां इंफॉर्मेशन सिर्फ घोड़ों पर ट्रैवल करती थी, वहां हर एक दुकानदार से ये फिक्स प्राइसेस फॉलो करवाना एक एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर रहा होगा। इसको फाइनली इंप्लीमेंट कैसे किया गया? इसको लागू करने के लिए एक पूरा नया ब्यूरोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया था। सबसे पहला कदम था एक सेंट्रल फ्रेमवर्क बनाना, जिसे दीवानी रियासत कहा गया। दीवानी रियासत, ओके। ये टॉप लेवल डिपार्टमेंट था, एक तरह से उस दौर की मार्केट कंट्रोल मिनिस्ट्री, और इस मिनिस्ट्री को लीड करने वाले ऑफिसर को भी दीवानी रियासत ही कहते थे। यहाँ वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक बहुत ही फेमस ट्रैप छुपा होता है। अच्छा, किस तरह का ट्रैप? एग्जामिनर्स अक्सर दीवानी रियासत और नाइबे रियासत के बीच ऑप्शंस देकर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। ओ, टर्म्स बहुत सिमिलर साउंड करते हैं। एक हेड मिनिस्ट्री का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल मॉडर्न गवर्नमेंट्स जैसा लग रहा है, पर इन दोनों डेजिग्नेशंस में प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या था जमीन पर? दोनों के बीच हायरार्की का बड़ा फर्क था। दीवानी रियासत कैपिटल में बैठकर टॉप लेवल पॉलिसी, प्राइसेस और रूल्स ड्राफ्ट करता था। वो एक पॉलिसी मेकर और स्ट्रेटेजिस्ट था। और नाइब रियासत? दूसरी तरफ नाइब रियासत ग्राउंड लेवल का मार्केट कंट्रोलर था। उसका काम था लोकल बाजारों में फिजिकली निकलकर निगरानी करना और ये इंश्योर करना कि दीवान के बनाए हुए रूल्स लिटरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं। ओ, समझ गए। तो एक तरह से कॉमर्स मिनिस्टर और लोकल सिटी इंस्पेक्टर का रिलेशनशिप था। दीवान स्ट्रेटजी बनाता था और नाइब एग्जीक्यूट करवाता था। एग्जैक्टली, परफेक्ट एनालॉजी। हथियार सब कुछ एक ही जगह तो कंट्रोल किया नहीं जा सकता था। इस वास्टनेस को उन्होंने कैसे टैकल किया? डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू खिलजी ने मार्केट को 4 स्पेसिफिक और डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में बांट दिया ताकि मॉनिटरिंग आसान हो सके। सबसे क्रिटिकल था ग्रेन मार्केट, यानी अनाज मंडी, क्योंकि सेना का पेट सबसे पहले भरना था, राइट? हाँ, इस ग्रेन मार्केट का जो चीफ कंट्रोलर था उसे शाहनाए मंडी कहा जाता था। उसका डेली काम था बाजारों में आकर सप्लाई और रेट्स को चेक करना। वेट, यहाँ मुझे लगता है एग्जाम एस्पिरेंट्स को बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग शाहनाए मंडी को ओवरऑल मार्केट हेड समझ लेते हैं। बिल्कुल, ये एक आम गलती है। पर अभी ये क्लियरली एस्टैब्लिश हो गया कि शाहनाए मंडी सिर्फ अनाज मंडी तक सीमित था, जबकि दीवानी रियासत पूरी मार्केट मिनिस्ट्री का बॉस था। सही बात है। इसके बाद आता है दूसरा मार्केट, जिसे सराय अदल कहते थे। ये कपड़ों, ड्राई फ्रूट्स और एक्सपेंसिव लग्जरी आइटम्स का मार्केट था। सराय अदल, गॉट इट। और यहाँ एक और क्लासिक एग्जाम ट्रैप है। पूछा जाता है कि सराय अदल क्या था और मैक्सिमम लोग ऑप्शंस देकर ग्रेन मार्केट मार्क कर देते हैं। ओ, क्योंकि वो टर्म थोड़ा वेग साउंड करता है। हाँ, पर यह फैक्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि सराय अदल स्पेसिफिकली एक्सपेंसिव गुड्स और क्लॉथ मार्केट था, अनाज का नहीं। राइट, क्लॉथ और लग्जरी गुड्स। और बाकी 2 मार्केट्स कौन से थे? तीसरा मार्केट था कैटल और हॉर्सेस के लिए, जो दिल्ली में बड़ाउन गेट के पास लगता था। और चौथा मार्केट था स्लेव्स और मिसलेनियस स्मॉल आइटम्स के लिए। हर एक मार्केट में सप्लाई और प्राइसिंग को इंडिविजुअली माइक्रो मैनेज किया जाता था। यहाँ ना बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स आपस में टकराते हैं। I mean, जब गवर्नमेंट किसी चीज का प्राइस उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू से बहुत कम सेट कर देती है, तो होर्डिंग यानी जमाखोरी एक नेचुरल रिएक्शन होता है। बिल्कुल, इकोनॉमिक्स 101। मर्चेंट्स अपने लॉजिक के हिसाब से अनाज छुपाकर रख लेंगे, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करेंगे और फिर ब्लैक मार्केट में हाई मार्जिन पर बेचेंगे। इस ड्रास्टिक प्राइस कंट्रोल सिस्टम के बावजूद उन मर्चेंट्स ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि खिलजी ह्यूमन ग्रीड और इकोनॉमिक्स के इस क्लैश को पहले से एंटिसिपेट कर चुका था। उसे अच्छे से पता था कि सिर्फ एक स्टेट ऑर्डर निकाल देने से प्राइसेस होल्ड नहीं करेंगी। एंटी होल्डिंग लॉस को इतना ब्रूटल बनाया गया था जो उस दौर में भी बर्दाश्त के बाहर थे। ब्रूटल मतलब कितने सख्त थे ये कानून? कंटेम्परेरी हिस्टोरियंस ने रिकॉर्ड किया है कि खिलजी के नियम थे कि अगर कोई मर्चेंट कम तौलता था या चीटिंग करता था, तो जितना वजन उसने कम तौला है उतना ही फ्लैश यानी मांस उसके जिस्म से काट लिया जाता था। बाप रे, फ्लैश कटिंग मैंडेटरी, सच में? हाँ, सच में। कान काटने जैसी सजाएं तो बहुत आम थी वहाँ। ये तो मतलब स्टेट ने मार्केट में एक ऐसा साइकोलॉजिकल टेरर एस्टैब्लिश कर दिया था कि ब्लैक मार्केटिंग का थॉट भी लोगों के दिमाग से निकल गया होगा। डर का ये लेवल किसी भी इकोनॉमिक थ्योरी को आराम से ओवरपावर कर देगा। एब्सोल्युटली, डर सबसे बड़ा मोटिवेटर था। तो मार्केट सस्ता हो गया और आर्मी के खाने का इंतजाम भी सेट हो गया। पर एक मिडिवल स्टेट का सबसे बड़ा खर्चा सिर्फ रेशंस नहीं होता है ना। उस मैसिव आर्मी के अंदर जो करप्शन चल रहा था, उसे बिना किसी डेटाबेस के ट्रैक करना तो इम्पॉसिबल लगता है मुझे। आर्मी के अंदर का करप्शन सुल्तान के लिए एक ब्लैक होल जैसा ही था। असल में कमांडर्स इस सिस्टम को बड़ी आसानी से धोखा दे सकते थे। कैसे करते थे फ्रॉड्स? मस्टरिंग या इंस्पेक्शन के वक्त वो फेक सोल्जर्स प्रेजेंट करके उनकी सैलरी अपनी जेब में डाल लेते थे, या फिर सस्ते और बेकार घोड़े लाकर महंगे अरेबियन घोड़ों का अलाउंस स्टेट से क्लेम कर लेते थे। ओह, डबल काउंटिंग या क्वालिटी डाउनग्रेड करके। हाँ, इस इंटरनल फाइनेंशियल लीकेज को बंद करने के लिए खिलजी ने 2 बेहद रेवोल्यूशनरी सिस्टम इंप्लीमेंट किए, जिनको दाग और चेहरा कहा जाता है। दाग सिस्टम, जिसे हम हॉर्स ब्रांडिंग कहते हैं, राइट? आर्मी के हर अप्रूव्ड घोड़े पर एक परमानेंट हॉट आयरन मार्क यानी दाग लगाया जाता था। सही कहा। मैकेनिज्म बहुत सिंपल था पर एकदम बुलेट प्रूफ। I mean, एक बार घोड़े को उसकी क्वालिटी के हिसाब से इवैल्यूएट किया, उस पर थप्पा लगाया और अलाउंस असाइन कर दिया, तो कोई भी दूसरा सोल्जर उसी घोड़े को दोबारा इंस्पेक्शन में दिखाकर फ्रॉड नहीं कर सकता था। परमानेंट मार्क ने फ्रॉड का लूप कंप्लीटली क्लोज कर दिया। बिल्कुल। और इस डिपार्टमेंट को लीड करने वाले ऑफिसर को सरवाए आरिज कहा जाता था। अब घोड़ों का इशू तो सॉल्व हो गया। इसके बाद यही एग्जैक्ट लॉजिक इंसानों पर अप्लाई हुआ, जिसे चेहरा सिस्टम कहा गया। चेहरा नाम से ही थोड़ा समझ आ रहा है। हाँ, हर एक सोल्जर का फिजिकल डिस्क्रिप्शन एक डिटेल रजिस्टर में लिखा जाता था। उनकी हाइट क्या है, फेशियल स्ट्रक्चर कैसा है, कोई आइडेंटिफाइंग स्कार या बर्थ मार्क है या नहीं, सब दर्ज होता था। और जब सैलरी डिस्पर्स की जाती थी तो उस रजिस्टर से फिजिकली सोल्जर को मैच किया जाता था। वाओ, ये एसेंशियली उस जमाने का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन था।
घोड़ों के लिए आरसी बुक और सोल्जर्स के लिए आधार कार्ड। एक तरह से वही था, और इस आइडेंटिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को शायद दीवाने अर्ज कहा जाता था। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करने वाली है, वो है इन मिलिट्री और मार्केट रिफॉर्म्स का आपस में इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन कैसा? एग्जाम्स में अक्सर एक स्पेसिफिक ऑप्शन दिया जाता है कि खिलजी अपनी आर्मी को एकता में पे करता था। एकता, ये क्या होता है? ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन और इंटेंशनल ट्रैप है जो एग्जामिनर्स यूज करते हैं। एकता का कॉन्सेप्ट था सोल्जर्स या कमांडर्स को रेवेन्यू जनरेटिंग लैंड ग्रांट्स देना, यानी जमीन देना। अच्छा। अगर खिलजी अपने सोल्जर्स को एकता देता तो वो अपनी जमीन पर खेती करते, अपना अनाज खुद उगाते और उन्हें मार्केट पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर खिलजी ने कैश पेमेंट स्टार्ट की, सेना को पूरी तरह नगद कैश में पे किया जाने लगा। और इस कैश पेमेंट ने ही उस प्राइस कंट्रोल पॉलिसी को इतना जरूरी बनाया। आई मीन, अगर कैश फिक्स्ड है और मार्केट महंगा हो गया तो सोल्जर भूखा मरेगा। एग्जैक्टली। कैश सैलरी को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए आर्टिफिशियली लो प्राइसेस रिक्वायर्ड थी और परमानेंटली लो प्राइसेस मेंटेन करने के लिए ब्रूटल मार्केट कंट्रोल्स रिक्वायर्ड थे। ये प्योर पॉलिसी डिसीजंस का एक डोमिनो इफेक्ट है। ये कॉजालिटी समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। खिलजी की पॉलिसीज अलग अलग आइसोलेटेड आइलैंड्स नहीं थी, वो एक इंटरलॉकिंग मशीन की तरह काम करती थी। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि सुल्तान पैलेस में बैठकर इस पूरी मशीन को मॉनिटर कैसे करता था? हाँ, ज्योग्राफी इतनी वास्ट थी, उसे कैसे पता चलता था कि दाग ठीक से लग रहा है या शाहाना मंडी अपना काम ईमानदारी से कर रहा है? इसका जवाब क्या लगता है आपको? मुझे लगता है इसका जवाब उसी एलिमेंट में छुपा है जिसने उन एंटी होर्डिंग लॉज को इतना सक्सेसफुल बनाया था, सर्वेलेंस, यानी खिलजी का जासूसी नेटवर्क। क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स रूल सिर्फ तभी जमीन पर काम कर सकते हैं जब लोगों को ये पुख्ता यकीन हो कि कोई उन्हें देख रहा है। सही पकड़ा आपने। और देखने का ये सिस्टम दो रोबस्ट लेयर्स में काम करता था। पहली कैटेगरी थी बरीद, ये ऑफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्टर्स थे। ऑफिशियल रिपोर्टर्स मतलब सबको पता था उनके बारे में? हाँ, एक तरह से स्टेट ऑडिटर्स थे जो प्योरली ओपन फॉर्मेट में डिपार्टमेंट्स और मार्केट्स की रिपोर्ट सुल्तान तक पहुंचाते थे। सबको पता था कि बरीद ऑडिटिंग कर रहे हैं, पर असली साइकोलॉजिकल प्रेशर मेंटेन करती थी दूसरी कैटेगरी, जिन्हें मुनियन कहा जाता था। वेट, एग्जाम्स में तो मुनियन और बरीद का डिफरेंस बार बार टेस्ट किया जाता है ना? बार बार आता है ये क्वेश्चन। तो मुनियन वो सीक्रेट अंडरकवर स्पाइस थे जो सिस्टम के इनविजिबल ऑब्जर्वर्स थे, राइट? मार्केट में बैठा कोई भिखारी, कोई छोटा दुकानदार या किसी कमांडर का नौकर, कोई भी एक मुनियन हो सकता था। बिल्कुल। और सबसे खतरनाक बात उनकी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर थी। ये स्पाइस किसी हायरार्किकल चेन ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करते थे, वो सीधे सुल्तान को रिपोर्ट करते थे। सीधे सुल्तान को। तो क्रॉस चेकिंग का कमाल का सिस्टम था ये। एग्जैक्टली। इस क्रॉस वेरिफिकेशन की वजह से कोई बारीद भी सुल्तान को झूठी रिपोर्ट देने की हिम्मत नहीं करता था। उसे हमेशा डर रहता था कि कोई मुनियन वही इंफॉर्मेशन सीधे सुल्तान को दे रहा होगा। एक कंप्लीट पेनोप्टिकॉन इफेक्ट क्रिएट हो गया था, जहां स्टेट का डर हर जगह हर वक्त मौजूद था। वैसे खिलजी के टैक्स कलेक्शन सिस्टम में भी यही एग्जैक्टिट्यूड दिखती है ना? हाँ बिल्कुल। मासाहा सिस्टम के जरिए कल्टीवेट की जाने वाली जमीन का प्रॉपर फिजिकल मेजरमेंट किया गया और लैंड रिकॉर्ड्स बनाए गए। उस लैंड प्रोड्यूस का लगभग 50% स्टेट रेवेन्यू के तौर पर बिना किसी गेसवर्क के एक्यूरेटली कलेक्ट किया जाता था। 50%? ये तो बहुत स्टीप है। अगर हम इन सब पीसेस को एक साथ रखकर देखें, दाग, चेहरा, बारीद, मुनियान, मसाहा और वो फ्लैश कटिंग पनिशमेंट्स, तो यहाँ एक डिबेट इमर्ज होती है। क्या हम इस पूरे फ्रेमवर्क को एक ब्रिलियंट इकोनॉमिक मॉडल कह सकते हैं? एक फेयर पॉइंट है। या फिर ये प्योरली एक हॉस्टेज सिचुएशन थी जहां स्टेट ने फेयर को करेंसी की तरह यूज किया? एफिशिएंसी तो थी, पर क्या उस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का कोर इंजन सिर्फ और सिर्फ आतंक और स्ट्रिक्टनेस पर चल रहा था? अगर वो डर सिस्टम से थोड़ा भी निकाल दिया जाता तो शायद पूरी इकोनॉमी एक हफ्ते में कोलैप्स हो जाती। ये एक बेहद खूबसूरत हिस्टोरिकल डिडक्शन है था। इकोनॉमिक्स और एब्सोल्यूट स्टेट टेरर के बीच की लाइन बहुत ब्लर हो जाती है यहाँ पर। देखिए, खिलजी के रिफॉर्म्स इंटेलेक्चुअली साउंड जरूर थे, पर उनका एग्जीक्यूशन 100% दृढ़ता और फियर पर बेस्ड था। राइट। और अगर आपको एक प्योरली इकोनॉमिक थ्योरी बिना एब्सोल्यूट टेरर और फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन के ट्राई करनी हो तो उसका अंजाम क्या होता है? इसका एक परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट हमें अगले ही एम्पायर में देखने को मिलता है। और आज के सोर्सेज यहाँ एक ऐसे हिस्टोरिकल माइलस्टोन का जिक्र करते हैं जिसे स्ट्रिक्टली एग्जाम ट्रैप्स क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। आप टोकन करेंसी के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं ना? एक ऐसी टर्म जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर में खिलजी के नाम के आगे बस एस्पिरेंट्स को गिराने के लिए रख दी जाती है, जबकि असल में इसका खिलजी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। टोकन करेंसी का ये डिजास्टरस एक्सपेरिमेंट अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक ने लगभग 1329 में लॉन्च किया था। तो तुगलक ने ऐसा क्या किया जो फेल हो गया? तुगलक ने नोटिस किया कि एम्पायर में सिल्वर और गोल्ड की शॉर्टेज हो रही है, तो उसने एक ब्रिलियंट थ्योरेटिकल इकोनॉमिक मूव सोचा। उसने ब्रास और कॉपर यानी पीतल और तांबे के कॉइन्स मिंट किए और स्टेट डिक्री से उनकी फेस वैल्यू गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के बराबर डिक्लेयर कर दी। वाओ, ये तो आज की फिएट करेंसी का एक अर्ली फॉर्म लग रहा है। था तो वही। थ्योरी बहुत एडवांस थी अपने वक्त से, पर एग्जीक्यूशन एक मैसिव कोलोसल फेलियर बन गया। क्यों? ऐसा क्या गलत हो गया एग्जीक्यूशन में? क्योंकि तुगलक के पास वो मोनोपोलिस्टिक टेक्नोलॉजी और खिलजी जैसा टेरिफाइंग सर्वेलेंस नेटवर्क नहीं था। टोकन करेंसी स्पेसिफिकली तांबे और पीतल की थी, किसी पेपर की नहीं। ये कॉमन एग्जाम डिस्टिंक्शन है, याद रखिएगा। अच्छा, पेपर नहीं, मेटल्स थे। गॉट इट। हाँ, अब जब लोगों ने देखा कि एक आम तांबे के टुकड़े की वैल्यू गोल्ड के बराबर है और उसे बनाने का प्रोसेस बहुत आसान है, तो क्या हुआ होगा? I mean, लोगों ने नेचुरली गेम को हैक कर लिया होगा। स्टेट के पास कोई ऐसी स्पेशल मिंटिंग प्रेस या स्पेसिफिक एलॉय तो था नहीं जिसे कॉपी ना किया जा सके। कोई वाटरमार्क्स नहीं थे पहचानने के लिए। एग्जैक्टली। नतीजा ये हुआ कि पूरे एम्पायर में हर एक लोहार का घर एक मिनी मिंट बन गया। लोग स्टेट को टैक्स भरने के लिए अपने घर में तांबे के फेक सिक्के बनाते और अपना असली सोना चांदी जमीन में काटने लगे। ओ मैन, हाइपर इन्फ्लेशन का एक क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल। बिल्कुल। इकोनॉमी मैसिव स्केल पर फ्लड हो गई फेक करेंसी से और इवेंचुअली पूरी तरह कोलैप्स हो गई। तुगलक को आखिर में ऑर्डर वापस लेना पड़ा। तुगलक की ये हिस्टोरिकल मिसस्टेप
असल में खिलजी के एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क की स्ट्रिक्टनेस को और भी ब्राइटली हाईलाइट करती है। खिलजी की मिलिट्री और इकोनॉमिक सक्सेस रैंडमली नहीं आई थी। उसने इंश्योर किया था कि लूप होल का एक भी इंच ना बचे। सही कहा, सब कुछ टाइटली सील्ड था। दाग ने घोड़ों की डबल काउंटिंग बंद की, चेहरा ने फेक सोल्जर्स को एलिमिनेट किया, दीवानी रियासत ने सेंट्रलाइज्ड रूल बनाया जिसे शाहनाई मंडी और सराय अदल में फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट किया गया, और इस पूरे इकोसिस्टम को कॉन्स्टेंटली क्रॉस चेक किया। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, मेरा मतलब है एक ऐसी विशाल प्रशासनिक मशीन की कल्पना कीजिए जिसमें ना तो कोई इंटरनेट है, ना कोई कंप्यूटर है, बिल्कुल। और ना ही दूर बैठे अधिकारियों से संपर्क करने के लिए कोई स्मार्टफोन है। हाँ, आज के जमाने में तो सोचना भी मुश्किल है। राइट। फिर भी ये मशीन पूरे 320 सालों तक उत्तर भारत जैसे विशाल, जटिल और विविध भूभाग को एक अचूक सटीकता के साथ चलाती रही। हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। और दिलचस्प बात यह है कि जब भी हम इस दौर के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं ना, तो हमारी सुई सिर्फ राजाओं, उनके आलीशान महलों या फिर उनके द्वारा किए गए कत्लेआम पर ही अटक जाती है। एग्जैक्टली। हम बस उसी ड्रामे में उलझ कर रह जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो जो असली मशीनरी थी ना, मतलब जिन नियमों, करों और विभागों ने उस पूरे साम्राज्य को एक धागे में पिरोकर रखा था, हम अक्सर उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। मेरा मतलब है कोई भी साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर 3 सदियों तक तो नहीं टिक सकता ना। एकदम सटीक बात। और यही आज की हमारे इस डीप डाइव का मिशन है। आज हम दिल्ली सल्तनत के उस ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। हाँ, और वो भी बिना सूचनाओं के भारी भरकम बोझ तले दबे। बिल्कुल। हमारे उन सभी सुनने वालों के लिए जो इस पूरे सिस्टम की गहराई और उसके काम करने के तरीके को समझना चाहते हैं। आज हम सिर्फ सुल्तानों के नाम नहीं गिनने वाले हैं, बल्कि हमारा फोकस होगा उनके 11 केंद्रीय विभागों के काम करने के तरीके पर। और उस कर प्रणाली पर भी जिसने उनके खजाने भरे। राइट। साथ ही उन 11 निर्णायक युद्धों पर और उन 14 भव्य उपाधियों पर जो उस दौर का असली, आप कह सकते हैं, पब्लिक रिलेशन या पीआर प्रोपेगेंडा थी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस ब्लूप्रिंट को समझना हमें सत्ता के उस असली मनोविज्ञान को समझने में मदद करता है। मतलब कि कैसे एक छोटे से हिस्से से शुरू होकर एक व्यवस्था पूरे उपमहाद्वीप पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर लेती है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस मशीनरी को खोलते हैं। प्रशासन का जो ये 11 विभागों वाला केंद्रीय ढांचा है, अगर मैं इसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो ये मुझे एक आधुनिक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जैसा लगता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब जहां सुल्तान कंपनी का सीईओ है, सैन्य, न्याय, धर्म, हर चीज का अंतिम फैसला उसी का है। बस फर्क इतना है कि यहाँ खराब परफॉर्मेंस पर आपको नौकरी से नहीं निकाला जाता, बल्कि शायद हाथियों के पैरों तले कुचवा दिया जाता था। अरे बाप रे, ये एक बहुत ही क्रूर लेकिन मैं कहूंगी बहुत ही सटीक एनालॉजी है। सुल्तान सर्वोच्च प्रमुख था, और ये हमारी लिस्ट का पहला और सबसे अहम पद है। लेकिन जाहिर है कोई भी सीईओ अकेले तो काम नहीं कर सकता ना। बिल्कुल नहीं, उसे एक टीम चाहिए होती है। राइट, उसे अलग अलग विभागों की जरूरत होती है। तो सूची में दूसरा नाम और इस पूरे साम्राज्य का जो असली इंजन था, वो था दीवाने विजारत। दीवान ए विजारत, जो कि उनका वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट था। एग्जैक्टली। और इसका प्रमुख वजीर होता था, जिसे हम आज के समय का प्रधानमंत्री या फिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मतलब CFO कह सकते हैं। मुझे लगता है कि पूरी अर्थव्यवस्था और टैक्स कलेक्शन इसी विभाग के इर्द गिर्द घूमता होगा। बिल्कुल। पैसा है तो साम्राज्य है, सीधी सी बात है। लेकिन उस पैसे की सुरक्षा के लिए चाहिए एक मजबूत सेना। सही बात है। इसलिए तीसरा और बहुत ही दिलचस्प विभाग था दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग। रुकिए, यहाँ मुझे एक चीज स्पष्ट करनी है। क्या इस सैन्य विभाग का प्रमुख, जिसे आरेज़े मुमालिक कहा जाता था, क्या वही युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व करने वाला सेनापति होता था, मतलब कमांडर इन चीफ? देखिए, अक्सर लोग यही मान लेते हैं, और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अच्छा। हाँ, आरेज़े मुमालिक सेनापति नहीं था। ओह। आप उससे एक रक्षा मंत्री या डिफेंस सेक्रेटरी की तरह सोचिए। उसका काम बस सेना का प्रशासन देखना था, जैसे घोड़ों का रिकॉर्ड रखना, सैनिकों का हुलिया दर्ज करना और उनकी भर्ती करना। मतलब सारा एडमिन काम? बिल्कुल, सारा कागजी काम। सेना का सर्वोच्च कमांडर हमेशा सुल्तान ही होता था, जो खुद तलवार लेकर मैदान में उतरता था। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। इसका मतलब है कि सुल्तान ने सेना का नियंत्रण पूरी तरह अपने हाथ में रखा, लेकिन जो कागजी कार्रवाई थी वो आरेज़े मुमालिक को सौंप दी। स्मार्ट मूव। बहुत स्मार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा विभाग था दीवाने इंशा, जो शाही पत्राचार या रॉयल ऑर्डर्स का काम देखता था। इसका प्रमुख दबीरे खास कहलाता था। और इसके ठीक बाद 5वां विभाग आता है दीवाने रिसालत। ये विदेशी और कूटनीतिक मामलों के साथ साथ धार्मिक मामलों को भी देखता था, और इसका प्रमुख सदरुस सुदूर होता था। बिल्कुल सही। और देखिए, कानून व्यवस्था के बिना कोई भी राज्य नहीं चलता। एकदम सही। इसलिए छठा विभाग था दीवाने कजा यानी न्याय विभाग, और इसका मुखिया काजी उल कुजात या मुख्य न्यायाधीश होता था। यानी कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स और लॉ डिपार्टमेंट सबसेट था। लेकिन 7वां विभाग मुझे बहुत डरावना और साथ ही दिलचस्पी भी लगा, बरीदे मुमानिक। हाँ, खुफिया विभाग। हाँ, ये खुफिया और जासूसी विभाग था। पर मेरा सवाल यह है कि बिना किसी तकनीक या गैजेट्स के ये जासूसी नेटवर्क उस जमाने में काम कैसे करता था? देखिए, ये नेटवर्क साम्राज्य की आंख और कान था। बरीद यानी जासूस पूरे साम्राज्य में फैले हुए थे। हर जगह? हर जगह, बाजारों में, अमीरों की महफिलों में, यहाँ तक कि अन्य अधिकारियों के घरों में भी नौकरों के रूप में। वे अपनी रिपोर्ट सीधे सुल्तान को भेजते थे। बाप रे। अगर किसी दूर के प्रांत में कोई विद्रोह पनप भी रहा है ना, तो सुल्तान को बरीद के जरिए पहले ही खबर मिल जाती थी। सच कहूं तो इसके बिना कोई भी सुल्तान गद्दी पर सुरक्षित नहीं रह सकता था। ये तो एक तरह का फुल ऑन पैरानॉइड डिपार्टमेंट हो गया, आप कह सकते हैं। अब जो अगले 3 विभाग हैं वो बाद में जरूरत के हिसाब से बनाए गए थे, राइट? हाँ, बिल्कुल। जैसे 8वां दीवाने खैरात, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दान और गरीबों की मदद के लिए शुरू किया था। और 9वां विभाग भी उसी का बनाया हुआ था, दीवाने बंदगान। ये गुलामों का विभाग था।
अब देखिए, मेरे नोट्स कहते हैं कि फिरोज शाह के पास 1,80,000 गुलाम थे। हाँ, यहाँ आंकड़ा एकदम सही है। मेरा तो दिमाग चकरा रहा है। एक सुल्तान को इतने सारे गुलामों की क्या जरूरत थी? मतलब क्या ये सिर्फ अपना रुतबा दिखाने का तरीका था? नहीं नहीं, ये सिर्फ दिखावा नहीं था, ये सत्ता को सुरक्षित रखने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। वो कैसे? देखिए, जब आप किसी गुलाम को खरीदते हैं और उसे सीधा अपने नियंत्रण में रखते हैं तो उसकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ आपके प्रति होती है। उसका कोई स्थानीय परिवार या कोई राजनीतिक झुकाव नहीं होता जो आपके खिलाफ विद्रोह कर सके। ओह आई सी, मतलब वो पूरी तरह से सुल्तान पर निर्भर है। एग्जैक्टली। लेकिन अब आप खुद सोचिए, 1,80,000 गुलामों को मैनेज करना ये एक तरह का बहुत बड़ा एचआर दुष्स्वप्न था। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा एचआर नाइटमेयर। और इसीलिए उसने इसके लिए एक अलग विभाग ही बना दिया, दीवाने बंदगान। ये तो सत्ता को देखने का एक बहुत ही अलग नजरिया है। खैर, 10वां विभाग मोहम्मद बिन तुगलक की देन था, दीवाने मुस्तखराज। ये बकाया राजस्व या एरियर्स वसूलने का विभाग था। मतलब लोग उस जमाने में भी टैक्स चोरी करते थे। अरे बिल्कुल करते थे, और ये विभाग बहुत ही सख्ती से वो बकाया निकालता था। और अंत में इस लिस्ट का 11वां महत्वपूर्ण पद था सद्र उस सुदूर का, जिसे सदरे जहां भी कहा जाता था। ये मुख्य धार्मिक अधिकारी था जो वक्फ अनुदान बांटने का काम करता था। वक्फ अनुदान? ओ, क्या हम इसे आज के समय के ट्रस्ट फंड या धार्मिक संपत्तियों के बंदोबस्त की तरह समझ सकते हैं? हाँ, काफी हद तक ये वो जमीन या संपत्ति थी जो धार्मिक या धर्मार्थ कार्यों के लिए दी जाती थी और जिस पर कोई सामान्य कर नहीं लगता था। सद्र उस सुदूर ही ये तय करता था कि किसे ये अनुदान मिलेगा और किसे नहीं। तो ये तो हो गया दिल्ली में बैठा हेडक्वार्टर। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को जमीनी स्तर पर कैसे चलाया जाता था? क्या ये इक्ता प्रणाली के जरिए होता था? बिल्कुल, इक्ता प्रणाली ही इसका बेस थी। मैं इसे एक फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह देख रहा हूँ, जहां सुल्तान आपको एक इलाका देता है काम करने के लिए, लेकिन आप उसके असली मालिक नहीं बन जाते। ये फ्रेंचाइजी वाली तुलना एकदम परफेक्ट है। इक्ता प्रणाली प्रांतीय प्रशासन की रीढ़ थी। इसे इल्तुतमिश ने औपचारिक रूप से शुरू किया था और इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि ये पद वंशानुगत नहीं था, मतलब हेरिडिटरी नहीं था। इसका मतलब अगर आप एक इक्तादार हैं तो आपकी मौत के बाद वो जमीन आपके बेटे को नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। सुल्तान जब चाहे किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर कर सकता था। ये पूरी तरह से एक ट्रांसफरेबल नौकरी थी। कमाल है। इसका पूरा पदानुक्रम बहुत स्पष्ट था। सबसे ऊपर था इक्ता या प्रांत, जिसका प्रमुख मुख्ती या इक्तादार होता था। इस मुक्ति को उस इलाके से टैक्स वसूलना होता था, अपनी सेना का खर्च निकालना होता था और जो पैसा बच जाता था वो सीधा सुल्तान को भेजना होता था। समझ गया। और मुक्ति के नीचे आता था शिकों, जिसे हम आज का जिला या डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं। इसका प्रमुख आमिल कहलाता था। राइट। फिर शिकों को परगना में बांटा जाता था, जो असल में गांव का समूह था। यहाँ का प्रमुख भी आमिल या मुंसिफ होता था। और अगर शहरों की बात करें तो वहाँ का प्रशासन कोतवाल के हाथ में होता था। कोतवाल मतलब पुलिस? हाँ, लेकिन कोतवाल सिर्फ पुलिस प्रमुख ही नहीं था, बल्कि वो बाजार निरीक्षक भी था। मतलब बाजार में कीमतों पर नियंत्रण रखना भी उसी की जिम्मेदारी थी। मल्टीटास्किंग। बिल्कुल। और सबसे छोटी इकाई थी ग्राम या गांव, जहां का मुखिया मुकद्दम कहलाता था। तो मतलब सीईओ सुल्तान से लेकर गांव के मुखिया तक का एक पूरा चेन ऑफ कमांड तैयार है। लेकिन एक मिनट रुकिए, इन लाखों गुलामों, इतने बड़े जासूसों के नेटवर्क और एक विशाल सेना को तनख्वाह देने के लिए इतना सारा धन आता कहां से था? साम्राज्य का खजाना हवा से तो भरता नहीं था। और यहीं से हम उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जिसने असल में आम जनता की कमर तोड़कर रखी थी। इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए एक बेहद आक्रामक कर प्रणाली यानी टैक्स सिस्टम लागू था। तो चलिए उन 7 राजस्व करों पर नजर डालते हैं। क्या ये कर जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल होते थे जैसे आज के जमाने में होता है, या ये सिर्फ खजाना भरने और युद्ध लड़ने का एक तरीका था? सच कहूं तो ज्यादातर समय ये पैसा सेना और साम्राज्य के विस्तार में ही झोंक दिया जाता था। कुल 7 प्रमुख कर थे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण था खराज, जो कि मुख्य भूमि कर था। मेरे पास जो आंकड़े हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। खराज की दर उपज का 20% से लेकर आधी उपज तक होती थी। यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी ने तो इसे बढ़ाकर सीधा 50% कर दिया था। मतलब किसान जो भी उगाएगा उसका आधा हिस्सा सीधे सुल्तान का। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके कारण भयानक किसान विद्रोह क्यों नहीं हुए। देखिए, विद्रोह इसलिए नहीं हुए क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य शक्ति और उसका खौफ इतना ज्यादा था कि किसी में भी सिर उठाने की हिम्मत ही नहीं थी। खौफ का राज? बिल्कुल। उसे मंगोलों से साम्राज्य को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी स्थायी सेना चाहिए थी और उस सेना का पेट भरने के लिए ये 50% टैक्स बहुत जरूरी था। आई सी। इसके बाद दूसरा कर था जजिया, जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर था। और तीसरा था ज़कात, जो मुसलमानों पर लगने वाला 2.5% का इस्लामी दान कर था। राइट। और जो चौथा कर था वो युद्ध से जुड़ा था, खम्स। ये कैसे काम करता था? खम्स बहुत ही सीधा था। जब सेना किसी दूसरे राज्य पर हमला करती थी और वहां भारी लूटपाट होती थी तो उस लूटे गए माल का 20% हिस्सा यानी 5वां भाग सीधा राज्य के खजाने में जाता था और बाकी का 80% बाकी सैनिकों में बांट दिया जाता था। इसे ही खम्स कहते थे। ये तो एक तरह से सेना को लूट के लिए प्रोत्साहित करने का एक ऑफिशियल तरीका हुआ। आप ऐसा कह सकते हैं। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने कर वसूलने की सारी हदें ही पार कर दी थी। उसने 2 नए कर शुरू किए। 5वां कर था घरी, जो घरों या झोपड़ियों पर लगने वाला हाउस टैक्स था। और छठा था चराई, जो दुधारू पशुओं के चरने पर लगता था। सोचिए जरा, आपके पास सिर छुपाने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है, उस पर टैक्स। आपके पास एक गाय है जो किसी मैदान में घास चर रही है, उस पर भी टैक्स। बाप रे। और 7वां कर था उश्र, जो एक कृषि कर था। सिंचित भूमि के लिए यह उपज का 10वां हिस्सा होता था और असिंचित भूमि के लिए 20वां हिस्सा। ये तो सच में आम आदमी को पूरी तरह से निचोड़ लेने वाला सिस्टम था। हाँ, था तो सही, लेकिन फिर एक बड़ा बदलाव आया फिरोज शाह तुगलक के समय। अच्छा, उसने क्या किया? उसने प्रशासन को सख्ती से शरीयत
यानी इस्लामी कानून के हिसाब से चलाने का फैसला किया। उसने अलाउद्दीन के घरी और चराई सहित कुल 23 छोटे बड़े करों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। वाओ, 23 कर खत्म कर दिए। हाँ, उसने सिर्फ 4 इस्लामी कर ही लागू रखे, खराज, जजिया, ज़कात और खम्स। ये तो जनता के लिए बहुत बड़ी राहत रही होगी। खैर, अब सवाल ये उठता है कि इतने भारी करों से जो अथाह पैसा आता था, उसका सबसे बड़ा निवेश कहाँ होता था? जाहिर है सेना और युद्धों में। बिल्कुल। तो अब हम रुख करते हैं उन 11 ऐतिहासिक युद्धों और मंगोल आक्रमणों की दास्तान का, जिन्होंने सिर्फ सीमाएं नहीं बल्कि पूरे भारत का भविष्य तय किया। शुरुआत होती है उस युद्ध से जिसने पूरे उपमहाद्वीप का इतिहास ही पलट कर रख दिया। 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध, जहां पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को बुरी तरह हराया था। घोरी घायल होकर मैदान से भाग गया था। अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती ना, तो शायद दिल्ली सल्तनत का कभी जन्म ही नहीं होता। लेकिन ठीक 1 साल बाद 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, मोहम्मद गोरी अपनी पिछली गलतियों से सीखकर पूरी तैयारी के साथ वापस आया। उसने अपनी रणनीति बदली, जीत हासिल की और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मारे गए। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी। बिल्कुल। इसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जहां गोरी ने वाराणसी के जयचंद को हराकर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। ये तो हुए शुरुआती युद्ध, लेकिन इस साम्राज्य को सबसे बड़ा खतरा अंदर से नहीं बल्कि बाहर से था, मंगोलों से। हाँ, मंगोल। अगर हम मंगोल आक्रमण की 5 मुख्य घटनाओं का टेबल देखें ना, तो ये एक बहुत ही खौफनाक टाइमलाइन है। 1221 में चंगेज खान का खतरा दिल्ली के दरवाजे तक आ गया था। चंगेज खान नाम सुन के ही डर लगता है। और यहीं पर इल्तुतमिश ने कमाल की कूटनीति दिखाई। चंगेज खान दरअसल जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा कर रहा था। मांगबरनी ने भागकर इल्तुतमिश से दिल्ली में शरण मांगी। अब अगर इल्तुतमिश उसे पनाह दे देता तो चंगेज खान दिल्ली को उसी वक्त शमशान बना देता। इल्तुतमिश ने बड़ी ही कूटनीतिक भाषा में शरण देने से साफ मना कर दिया। उसने एक तरह से चंगेज खान के खतरे को बिना लड़े ही टाल दिया। मास्टर स्ट्रोक। बिल्कुल। फिर 1258 में हलाकू खान का खौफ था, जिसने बगदाद को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। लेकिन गनीमत रही कि वो दिल्ली तक नहीं आया। बच गए। हाँ, असली मंगोल टकराव तो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। 1299 का किली का युद्ध। किली का युद्ध, ये एक बहुत ही बड़ा सैन्य टकराव था। अलाउद्दीन ने मंगोलों को इतनी बुरी तरह हराया कि 20,000 मंगोल मारे गए। 20,000? हाँ, हालांकि इस जीत की कीमत भी बहुत बड़ी थी। अलाउद्दीन का सबसे निडर और बहादुर सेनापति जफर खान इस युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गया था। ओहो। इसके बाद 1305 में अमरोहा का युद्ध हुआ, जहां अलाउद्दीन ने मंगोलों को फिर से धूल चटाई और 8,000 कैदियों को मौत के घाट उतार दिया। अलाउद्दीन का फोकस सिर्फ मंगोलों पर ही नहीं था, उसने राजपूत रियासतों को भी अपना निशाना बनाया। 1301 में रणथंभौर की घेराबंदी में उसने रतन सिंह को हराया, और फिर 1303 में ऐतिहासिक चित्तौड़ की घेराबंदी, जिसे लेकर बहुत सारी कहानियां और फिल्में भी मौजूद हैं। यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि चित्तौड़ में अलाउद्दीन की सैन्य जीत एक ऐतिहासिक सच है, लेकिन रानी पद्मिनी की जो कहानी हम अक्सर सुनते हैं वो ऐतिहासिक दस्तावेजों से ज्यादा मलिक मोहम्मद जायसी की कविता पद्मावत से आई है, जो कि काफी बाद में लिखी गई थी, राइट? हाँ, जो सदियों बाद लिखी गई थी। हमें तथ्य और साहित्य मतलब फिक्शन के बीच का अंतर समझना ही होगा। बिल्कुल सही कहा। इसके बाद 1306 में रावी का युद्ध हुआ, जहां अलाउद्दीन ने फिर से जीत दर्ज की और मंगोलों को ऐसा खदेड़ा कि उन्होंने दिल्ली को कभी गंभीरता से चुनौती देने की हिम्मत ही नहीं की। लेकिन फिर आता है 1398 का तैमूर का आक्रमण। यह दिल्ली के लिए एक भयानक दुष्स्वप्न था। बहुत भयानक। तैमूर, जिसे तिमिरलेन भी कहते हैं, उसने महमूद तुगलक को हराया। उसने दिल्ली में जो भारी कत्लेआम और लूटपाट की ना, उससे पूरा शहर खंडहर में बदल गया। दर्दनाक। इसी तबाही से बाद में सैयद वंश का उदय हुआ। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। ट्रैप? कैसा ट्रैप? लोग तैमूर के आक्रमण को चंगेज खान वाले मंगोल आक्रमण की सूची में ही डाल देते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से तैमूर तिमुरिद था, मतलब तुर्को मंगोल मूल का। वो पूरी तरह से शुद्ध मंगोल नहीं था। ओह, ये एक बहुत बारीक लेकिन अहम अंतर है। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं हमारी सूची के आखिरी 2 युद्धों पर। 1479 का जौनपुर का युद्ध, जहां बहलोल लोदी ने हुसैन शाह शर्की को हराया और जौनपुर सल्तनत का हमेशा के लिए अंत कर दिया। और अंततः 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध, दिल्ली सल्तनत का एकदम अंतिम अध्याय। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। और क्या आप बता सकते हैं कि इब्राहिम लोदी की इतनी विशाल सेना बाबर के सामने क्यों टिक नहीं पाई? एक शब्द, तोपखाना। मतलब तोपखाना और बारूद, ये भारत के युद्ध इतिहास में एक ऐसा गेम चेंजर था जिसके सामने हाथियों और घोड़ों की पारंपरिक सेना बिल्कुल बेबस हो गई। बिल्कुल। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मरने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान बन गया, और इसी के साथ 320 सालों के शासन का दी एंड हो गया। सही कहा। लेकिन देखिए, जब आप एक साम्राज्य चलाते हैं ना, तो सिर्फ तलवार और करों से काम नहीं चलता। तो और क्या चाहिए? आपको जनता के दिमाग पर भी इलाज करना होता है। एक तरह का पीआर या प्रोपेगेंडा चलाना होता है। हाँ, पीआर गेम। और ये हमें हमारी चर्चा के आखिरी हिस्से की ओर ले जाता है, शक्ति का प्रदर्शन और वो 14 भव्य उपाधियां। हाँ, टाइटल्स। इनमें से कुछ उपाधियां सुल्तानों ने खुद अपने लिए चुनी थी ताकि वे देवताओं जैसे दिख सकें, और कुछ जनता या इतिहासकारों ने उन्हें दी थी। अगर मैंने ध्यान से देखें तो ये अलग अलग कैटेगरीज में बढ़ जाती हैं। सबसे पहली कैटेगरी है गॉड कॉम्प्लेक्स या परम शक्ति का प्रदर्शन। इसमें सबसे खतरनाक उपाधि है जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही, ये बलबन ने खुद को दी थी, जिसका मतलब है धरती पर ईश्वर की परछाई। ये डिवाइन किंगशिप का सिद्धांत था, यानी अगर आप बलबन का विरोध कर रहे हैं तो आप सीधे ईश्वर का विरोध कर रहे हैं। गजब का मैनिपुलेशन। अलाउद्दीन खिलजी भी इस पीआर गेम में पीछे नहीं था। उसने सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर की उपाधि ली, क्योंकि वो भी सिकंदर की तरफ पूरी दुनिया जीतना चाहता था। साथ ही उसे यामीनुल खिलाफत भी कहा जाता था। इसके ठीक विपरीत कुछ उपाधियां दान और संस्कृति से भी जुड़ी थीं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श क्यों?
क्योंकि वो लाखों का दान देता था। इल्तुतमिश को नासिर अमीरुल मोमिनीन कहा गया क्योंकि उसने बगदाद के खलीफा से अपनी गद्दी की आधिकारिक मान्यता प्राप्त कर ली थी। और महमूद गजनवी जो सल्तनत काल से पहले का था, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा था, उसके लिए बुच्चिकन यानी मूर्ति भंजक उपाधि का इस्तेमाल हुआ। लेकिन देखिए, मेरी पसंदीदा उपाधि वो है जो बहुत ही अजीब है और विडंबना से भरी है। राजाओं में सबसे बुद्धिमान मूर्ख, मतलब वाइजेस्ट फूल। जरा सोचिए, आप एक पूरा साम्राज्य चला रहे हैं और इतिहास आपको ये नाम दे रहा है। हाँ, और ये मोहम्मद बिन तुगलक को दी गई थी। जाहिर है उसने खुद को ये नाम नहीं दिया था। बिल्कुल नहीं। इतिहासकारों ने दिया क्योंकि उसके जो विचार थे, जैसे राजधानी बदलना या टोकन करेंसी चलाना, वो कागज पर तो बहुत आधुनिक थे, लेकिन जमीनी हकीकत को समझे बिना लागू किए गए थे, इसलिए सबके सब बुरी तरह विफल रहे। इसके बाद आता है खिज़्र खान, जिसने रैयत आला की उपाधि ली। मजे की बात यह है कि इस आदमी ने खुद को कभी सुल्तान कहा ही नहीं। हाँ, ये दिलचस्प है। फिर कुछ उपाधियां कला और साहित्य से भी जुड़ी हैं। सिकंदर लोदी की उपाधि थी गुलरुखी, जो दरअसल उसका पेन नेम या उपनाम था, जिससे वो फारसी में कविताएं लिखता था। ओहो, कवि सुल्तान। उसी तरह महान कवि अमीर खुसरो को तूतिए हिंद यानी भारत का तोता कहा गया, और अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर को 1000 दिनारी की उपाधि मिली क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। और अंत में शक्ति सिर्फ महलों में नहीं थी। आखिरी 3 उपाधियां उन सूफी संतों की हैं जिन्होंने सुल्तानों के समानांतर लोगों के दिलों पर राज किया। बिल्कुल। मुइनुद्दीन चिश्ती को ख्वाजा गरीब नवाज कहा गया क्योंकि वे गरीबों के संरक्षक थे। महान संत निजामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही यानी ईश्वर के प्रिय की उपाधि मिली, और नासिरुद्दीन चिराग को चिरागे दिल्ली कहा गया। ये सूफी उपाधियां हमें याद दिलाती हैं कि जहां सुल्तानों की सत्ता तलवार और करों पर टिकी थी, वहीं इन संतों की सत्ता लोगों की अगाध श्रद्धा और प्रेम पर आधारित थी। तो आज हमने इस पूरी मशीनरी को गहराई से समझ लिया। वो 11 विभागों का जटिल प्रशासनिक ढांचा, जहां हर किसी का काम एकदम तय था। एकता प्रणाली का वो फ्रेंचाइजी मॉडल, 7 करों की वो क्रूर लेकिन प्रभावी अर्थव्यवस्था, और 11 युद्धों की वह रक्तरंजित दास्तान जिसने इतिहास मोड़ा, मंगोलों से बचने की कूटनीति, और अंत में उन 14 उपाधियों का अहंकार। ये सब मिलकर 320 सालों का वो ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिसे हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसने सदियों तक भारत की राजनीति, संस्कृति और भूगोल को आकार दिया। जब हम इन कैसे और क्यों को समझते हैं ना, तो ये सिर्फ एक उबाऊ सूची नहीं रहती, बल्कि एक जीवंत इतिहास बन जाता है। जाते जाते मैं चाहूंगा कि हमारे सुनने वाले एक छोटे से विचार पर गौर करें। इतिहास की एक छोटी सी घटना कैसे पूरा भविष्य बदल सकती है। जरा कल्पना करें, क्या होता अगर 1221 में सुल्तान इल्तुतमिश ने चंगेज खान के दुश्मन को दिल्ली में बना दे दी होती। बहुत बड़ा रिस्क। क्या चंगेज खान की बेरहम सेना दिल्ली को उसी तरह राख में मिला देती जैसे उसने दुनिया के अन्य महान शहरों को किया था? क्या आज हम जिस दिल्ली को जानते हैं उसका कोई वजूद होता? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास के पन्ने कितने नाजुक धागों से बंधे होते हैं। एक फैसला और पूरी दुनिया बदल जाती। बिल्कुल। जरा सोचिए, एक उम्मीदवार परीक्षा हॉल में बैठा है, उसके सामने एक बहुत ही सीधा सा सवाल है। दुनिया के सबसे पुराने आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा का विनाश किस शासक ने किया था? हाँ, और दिमाग में तुरंत एक छवि बनती है, क्रूरता, विनाश, खिलजी वंश, है ना? बिल्कुल। वो मुस्कुराता है और OMR शीट पर अलाउद्दीन खिलजी का गोला भर देता है। उसे लगता है 1 नंबर पक्का हो गया, लेकिन मतलब असल में यहीं पर नेगेटिव मार्किंग का जाल कस जाता है। सही कहा, क्योंकि सच्चाई ये है कि जब नालंदा धू-धू कर जल रहा था, तब तक तो दिल्ली सल्तनत की नींव भी नहीं रखी गई थी। ऐतिहासिक दस्तावेजों, परीक्षा के नोट्स और तथ्यों की इस गहरी पड़ताल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय कोई सामान्य इतिहास की चर्चा नहीं है, बल्कि ये दिल्ली सल्तनत का एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। और इसका उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है। UPSC, SSC और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक ऐसी अचूक रणनीति तैयार करना जो इस ऐतिहासिक चक्रव्यूह को भेद सके। मतलब ये समझना जरूरी है कि इतिहास सिर्फ ये नहीं बताता कि राजाओं ने क्या किया, बल्कि ये भी दिखाता है कि आज के परीक्षक या एग्जामिनर्स छात्रों को फंसाने के लिए जाल कहाँ बिछाते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए आज हम तथ्यों की गहराई में जाकर उन सभी ट्रैप्स को डिकोड करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। तो चलिए इसी चक्रव्यूह के सबसे पहले और सबसे खतरनाक जाल से इस पड़ताल को शुरू करते हैं। बख्तियार खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी का संबंध। अगर हम इसे एक एनोलॉजी से समझें तो मुझे ऐसा लगता है कि बख्तियार खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी समझ लेना वैसा ही है जैसे किसी माचिस की तीली को पूरे 100 साल बाद लगने वाली जंगल की आग समझ लेना। अरे वाह, ये तुलना ऐतिहासिक रूप से एकदम सटीक है। देखो, छात्रों के दिमाग में खिलजी शब्द का मतलब सीधे तौर पर दिल्ली का खिलजी वंश होता है। हाँ, जो कि स्वाभाविक भी है। बिल्कुल, लेकिन बख्तियार खिलजी का दिल्ली सल्तनत या खिलजी वंश की स्थापना से कोई लेना देना नहीं था। खिलजी वंश तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 के आसपास शुरू किया था। 1290, ठीक है। जबकि बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का महज एक सेनापति था जो उससे करीब 1 सदी पहले 1190 के दशक में सक्रिय था। उसका काम भारत के पूर्वी हिस्से में गोरी के लिए जमीन जीतना था। यानी वो कोई सुल्तान नहीं था। लेकिन फिर भी इतिहास के पन्नों में और विशेषकर परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में उसका नाम इतनी प्रमुखता से क्यों आता है? क्योंकि उसने जो किया वो सिर्फ किसी राज्य पर कब्जा नहीं था, वो एक पूरी सभ्यता की बौद्धिक हत्या थी। बात 1193 ईस्वी की है। बख्तियार खिलजी ने बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया, जो उस समय ज्ञान का एक वैश्विक केंद्र था। हाँ, उसने उस विशाल पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार वहां इतनी पांडुलिपियां और किताबें थीं कि वो पुस्तकालय कई महीनों तक लगातार जलता रहा। कई महीनों तक सिर्फ किताबें जलती रहीं। ये तथ्य अपने आप में ही सिहरन पैदा कर देता है कि ज्ञान का कितना बड़ा भंडार राख हो गया।
लेकिन क्या उसने केवल नालंदा को ही अपना निशाना बनाया था? नहीं, विनाश का ये सिलसिला विक्रमशिला और ओदंतपुरी विश्वविद्यालयों तक भी पहुंचा। उन्हें भी पूरी तरह नष्ट कर दिया गया और इसका एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रभाव पड़ा। वो क्या? परीक्षाओं में अक्सर यह गहराई से पूछा जाता है कि भारत से बौद्ध धर्म के पतन का तात्कालिक कारण क्या था। वो यही था, इन ज्ञान केंद्रों के नष्ट होने और भिक्षुओं की हत्या के कारण बौद्ध धर्म भारत में अपने पतन की ओर चला गया। अच्छा, और जो बचे हुए भिक्षु थे? वो तिब्बत और नेपाल की ओर पलायन कर गए। इसके बाद 1203 में इसी बख्तियार ने बंगाल पर विजय प्राप्त की और वहां पहला इस्लामी शासन स्थापित कर दिया। आप समझ आ रहा है कि एग्जामिनर इस तथ्य का इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो जानते हैं कि खिलजी और विनाश शब्द सुनते ही छात्र सीधे अलाउद्दीन खिलजी की तरफ भागेंगे, जबकि अलाउद्दीन तो बहुत बाद में आया था। बिल्कुल, यही तो ट्रैप है। सिर्फ तलवारों के खून से नहीं, बल्कि कलम की स्याही और सूफियाना कला से भी लिखा गया था। और यहाँ एक नाम जो सबसे ऊपर चमकता है वो है अमीर खुसरो। हाँ, लेकिन खुसरो की प्रोफाइल को लेकर एक अजीब सी बात हमेशा खटकती है मुझे। वो क्या? मतलब एक ही इंसान बलबन के समय से लेकर तुगलक वंश तक सत्ता के गलियारों में मौजूद रहता है, 7 अलग अलग सुल्तानों का शासन देखता है। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या खुसरो एक अफसरवादी थे जिनकी वफादारी सिर्फ सत्ता की कुर्सी के प्रति थी? देखो, ये एक बहुत ही स्वाभाविक धारणा है जो कोई भी बना सकता है, लेकिन अमीर खुसरो के मामले में ये धारणा टूट जाती है। उनकी वफादारी कभी किसी एक सुल्तान के प्रति नहीं रही, बल्कि उनकी असल निष्ठा अपनी माटी, अपनी कला और सबसे बढ़कर उनके सूफी गुरु के प्रति थी। गुरु निजामुद्दीन औलिया है ना? एकदम सही। सत्ताएं आती जाती रहीं, दरबार बदलते रहे, लेकिन खुसरो की कला का प्रवाह कभी नहीं रुका। और एक बात जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है वो है खुसरो की पहचान। हाँ, उन्हें विदेशी माना जाता है कई बार। हाँ, उनके नाम और उनके काम को देखकर कई बार लोगों ने इब्न बतूता की तरह कोई विदेशी यात्री मान बैठते हैं। क्योंकि उनका वंश तुर्की था तो ये भ्रम होना स्वाभाविक है। लेकिन वे पूरी तरह से एक भारतीय थे। खुसरो का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को अपने भीतर पूरी तरह से उतार लिया था। शायद इसी गहरे जुड़ाव की वजह से उन्हें तूतिए हिंद या भारत का तोता कहा गया, पैरट ऑफ इंडिया। साहित्य की दुनिया में उनका काम देखा जाए तो वो तो किसी खजाने से कम नहीं है। बिल्कुल, खुसरो का साहित्य दरअसल उस दौर का सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोत है। जैसे अगर हमें जलालुद्दीन खिलजी की जीतों के बारे में जानना है तो खुसरो की मिफ्ता उल फुतूह है। अच्छा, अगर अलाउद्दीन के युद्ध अभियानों और मशहूर बाजार सुधारों का इतिहास चाहिए तो उन्होंने खजाइन उल फुतूह लिखी, जिसे तारीख अलाई भी कहा जाता है। इसके बाद तुगलकनामा, किरानुस सादेन और एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब नूह सिफर का नाम काफी सुना है। इसमें खास क्या है? ये इसलिए खास है क्योंकि इसमें खुसरो ने भारत की जलवायु, यहाँ के पशु पक्षियों और संस्कृति की जमकर तारीफ की है। इसे शुरुआती देशभक्ति साहित्य की श्रेणी में रखा जाता है। इसके साथ ही उन्होंने दुवल रानी खिद्र खान जैसी ऐतिहासिक प्रेम कथा भी लिखी। साहित्य तो ठीक है, लेकिन संगीत में जो खुसरो ने किया वो तो शायद किसी क्रांति से कम नहीं था। मुझे याद आ रहा है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कई वाद्य यंत्र और शैलियां उन्हीं की देन मानी जाती हैं। बिल्कुल, हिंदुस्तानी संगीत के पितामह के रूप में उन्हें जाना जाता है। सितार और तबला, जिनके बिना आज का भारतीय संगीत अधूरा है, उनके आविष्कार का श्रेय खुसरो को ही दिया जाता है। वाओ। गायन में भी ख्याल, तराना और कव्वाली जैसी शैलियों की शुरुआत उन्होंने ही की थी। उन्होंने एमन, जीलिफ और सरपर्दा जैसे कई नए रागों का निर्माण किया। और भाषा में भी उनका बड़ा योगदान है, राइट? हाँ, जो सबसे खूबसूरत काम उन्होंने किया वो था भाषा का संगम। उन्होंने फारसी के साथ हिंदवी यानी शुरुआती हिंदी का पहली बार बहुत ही शानदार तरीके से एक साथ इस्तेमाल किया। ये तो कमाल है। अमीर खुसरो का विदेशी माने जाने वाला जो भ्रम है वो हमें सीधे परीक्षाओं के उस माइंड गेम की तरफ ले जाता है जहां एग्जामिनर छात्रों के दिमाग के साथ खेलते हैं। बिल्कुल, एग्जामिनर एक जादूगर की तरह होता है। वो दिखाता कुछ और है और असली खेल कहीं और चल रहा होता है। सही कहा। उनका काम तथ्यों को छुपाना नहीं है, बल्कि जो तथ्य सबसे लॉजिकल लगते हैं उन्हीं के पीछे असली जाल बिछाना है। ऐसे 16 बड़े जाल या ट्रैप्स हैं जिनमें उम्मीदवार सबसे ज्यादा फंसते हैं। तो अब समय आ गया है कि इन 16 स्टेटमेंट बेस्ड ट्रैप्स का पूरी तरह से पर्दाफाश किया जाए, एक एक करके। हाँ, इन जालों को समझना महज इतिहास याद करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सवाल सेट करने वाले का दिमाग कैसे काम करता है। तो पहले जाल से शुरू करते हैं। रजिया सुल्तान। उनके बारे में अक्सर ये नैरेटिव चलता है कि वो जनता की रानी थी। तो क्या रजिया सुल्तान को दिल्ली की जनता ने अपना शासक चुना था? ये एक तरह के लोकतांत्रिक विद्रोह जैसा लगता है। ये सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये एक ट्रैप है। रजिया को जनता ने वोट देकर नहीं चुना था, बल्कि उसके पिता इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले ही उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। अच्छा, तो इल्तुतमिश का फैसला था। हाँ, हालांकि बाद में दिल्ली की जनता ने उसे समर्थन जरूर दिया, लेकिन सत्ता का मूल आधार इल्तुतमिश का फैसला था, जनता का चुनाव नहीं। समझ गया। दूसरा जाल खुसरो का था, जिसे हमने अभी तोड़ा, कि वो विदेशी नहीं बल्कि भारतीय थे, पटियाली में जन्मे थे। सीधा तीसरे ट्रैप पर आते हैं जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, जब भी टोकन करेंसी का नाम आता है हमारे दिमाग में कागज के नोट छप जाते हैं। क्या तुगलक ने कागज की मुद्रा चलाई थी? ये सबसे बड़ा धोखा है। उस समय भारत में कागज की मुद्रा का चलन ही नहीं था। तुगलक का आइडिया चीन से प्रेरित था, लेकिन उसने जो मुद्रा चलाई वो पीतल और तांबे की थी, ब्रास और कॉपर। तो फिर ये फेल क्यों हुआ? क्योंकि उसने टकसाल यानी मिंटिंग पर राज्य का एक अधिकार नहीं रखा। उसने तांबे के सिक्कों की वैल्यू सोने चांदी के बराबर कर दी और नतीजा ये हुआ कि हर लोहार का घर एक टकसाल बन गया। अरे बाप रे। हाँ, लोगों ने अपने घर के तांबे पीतल के बर्तन पिघलाकर नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए और पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। तो तांबे और पीतल की मुद्रा थी, कागज की नहीं।
चौथा ड्राफ्ट खिलजी वंश के संस्थापक का है, जिसे हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वो बख्तियार नहीं 100 साल बाद आने वाला जलालुद्दीन खिलजी था। बिल्कुल। अब 5वीं स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक को एक कल्याणकारी शासक माना जाता है, तो क्या उसने अपनी जनता को राहत देने के लिए सभी प्रकार के कर समाप्त कर दिए थे? ऑल टैक्सेस? यहीं पर सभी शब्द ही वो गड्ढा है जहां छात्र गिरते हैं। उसने 23 प्रकार के कष्टदायक और गैर कानूनी करों को जरूर खत्म किया था, लेकिन सभी करों को नहीं। तो उसने कौन से कर रखे? उसने इस्लामी शरीयत के अनुसार 4 मुख्य टैक्स बरकरार रखे थे। खराज यानी लगान, जजिया जो गैर मुस्लिमों पर कर था, ज़कात यानी मुस्लिमों पर धार्मिक कर, और खम्स जो युद्ध में लूटे गए माल पर हिस्सा होता था। खराज, जिजिया, ज़कात और खम्स, याद रहेगा। छठा जाल वास्तुकला से है। दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में जो अलाई दरवाजा है, अक्सर लोग सोचते हैं कि जब कुतुब मीनार परिसर की मुख्य इमारतें इल्तुतमिश ने बनवाई तो ये दरवाजा भी उसी ने बनाया होगा। यही एसोसिएशन का ट्रैप है। इमारतें एक जगह हैं तो निर्माता भी एक होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके नाम में ही इसका जवाब छुपा है, अलाई। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में करवाया था। ओहो। हाँ, ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। 7वां पॉइंट एकता प्रणाली से जुड़ा है। अगर मुझे सुल्तान से एक जमीन का टुकड़ा एकता के रूप में मिलता है तो लॉजिक कहता है कि मेरे बाद वो मेरे बेटे को मिल जाएगा, यानी ये एक वंशानुगत हेरिडिटरी सिस्टम था। यहाँ लॉजिक फेल हो जाता है, क्योंकि हमें समझना होगा कि इक्ता असल में क्या था। ये जमीन का मालिकाना हक नहीं था, बल्कि ये उस जमीन से राजस्व वसूलने का अधिकार था जो सेनापतियों को वेतन के बदले दिया जाता था। अच्छा, रेवेन्यू कलेक्शन का राइट। बिल्कुल। और ये बिल्कुल भी वंशानुगत नहीं था। सुल्तान का जब मन करता वो एक इक्तादार को पंजाब से उठाकर बंगाल ट्रांसफर कर सकता था, ठीक आज के IAS अफसरों की तरह। क्या बात है, बेहतरीन एनालॉजी। 8वां जाल भी सेना से ही है। आरिज़ मुमालिक नाम सुनकर लगता है जैसे कोई बाहुबली सेनापति होगा जो युद्ध के मैदान में तलवार चला रहा हो। क्या ये सेना का कमांडर इन चीफ था? ये उपाधि बहुत भारी भरकम है, लेकिन आरिज़ मुमालिक फील्ड में लड़ने वाला सेनापति नहीं होता था। वो सैन्य विभाग, जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता था, उसका प्रमुख था। तो उसका काम क्या था? उसका काम सेना की भर्ती करना, घोड़ों को दागने का काम देखना और सेना का प्रशासन संभालना था। वो एक तरह से रक्षा मंत्री या डिफेंस सेक्रेटरी था, कमांडर नहीं। समझ गया। 9वां ट्रैप वास्तुकला की तकनीक का है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत में पहली बार ट्रू आर्च का इस्तेमाल कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में हुआ था। ये ट्रू आर्च क्या है और क्या ये दावा सही है? ये दावा बिल्कुल गलत है। इसे समझने के लिए ट्रू आर्च और कॉर्बेल्ट तकनीक का फर्क समझना होगा। कॉर्बेल्ट तकनीक में पत्थरों को सीढ़ियों की तरह एक के ऊपर एक थोड़ा आगे बढ़ाकर रखा जाता है ताकि ऊपर जाकर वे मिल जाएं। अच्छा, वो पुराने मंदिरों में जैसे होता है। हाँ, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को भारतीय कारीगरों ने इसी पुरानी कॉर्बेल्ट तकनीक से बनाया था, जबकि ट्रू आर्च में बीच में एक कीस्टोन होता है जो दोनों तरफ के पत्थरों का वजन वैज्ञानिक तरीके से लॉक कर देता है। तो ये पहली बार कहाँ इस्तेमाल हुआ? भारत में इस ट्रू आर्च का पहली बार सफल इस्तेमाल अलाउद्दीन के अलाई दरवाजा में ही हुआ था। बेहतरीन। 10वां स्टेटमेंट खिज़र खान को लेकर है। जब उसने सैयद वंश की स्थापना की तो क्या उसने एक शक्तिशाली सुल्तान के रूप में शासन किया? बिल्कुल नहीं। खिज़र खान ने कभी भी खुद को सुल्तान घोषित नहीं किया। उसने जो उपाधि ली वो थी रैयत आला। ऐसा क्यों? इसका कारण ये था कि वो तैमूर लंग के आक्रमण के बाद उसके प्रतिनिधि के रूप में भारत में शासन कर रहा था, इसलिए उसने सुल्तान की आजाद उपाधि से परहेज किया। 11वां जाल मनोविज्ञान से जुड़ा है। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास का सबसे पढ़ा लिखा मूर्ख, वाइजेस्ट फूल कहा जाता है। तो क्या अपनी असफल योजनाओं से परेशान होकर उसने खुद को यह उपाधि दी थी? कोई भी तानाशाह खुद को मूर्ख क्यों कहेगा? तुगलक बहुत विद्वान था। उसे खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र और गणित का गहरा ज्ञान था। लेकिन उसकी योजनाएं फेल हो गई। बिल्कुल। योजनाएं जैसे राजधानी बदलना या सांकेतिक मुद्रा लागू करने के तरीके में फेल हो गईं। इसलिए ये उपाधि उसने खुद को नहीं दी, बल्कि बाद के इतिहासकारों ने उसके ज्ञान और उसकी असफलताओं के विरोधाभास को देखकर उसे ये नाम दिया। 12वां पॉइंट सूफी सिलसिलों की नीतियों का है। अक्सर ये माना जाता है कि चिश्ती सिलसिले के संतों ने सरकार के साथ मिलकर काम किया और ग्रांट्स लिए, जबकि सोहरावर्दी सिलसिले ने सत्ता से दूरी बनाए रखी। एग्जामिनर इस तथ्यों को ठीक उल्टा करके पेश करते हैं। असलियत में चिश्ती सिलसिले के संतों जैसे निजामुद्दीन औलिया ने हमेशा सत्ता के दरबारों से सख्त दूरी बनाए रखी और कोई भी सरकारी पद या पैसा लेने से साफ इनकार कर दिया। और सोहरावर्द? इसके बिल्कुल विपरीत सोहरावर्दी सिलसिले के संतों का मानना था कि समाज की भलाई के लिए सत्ता के करीब रहना जरूरी है, इसलिए उन्होंने सरकारी पद और धन दोनों स्वीकार किए। क्या बात है, एकदम उल्टा पूछा जाता है। 13वां जाल टाइमलाइन का एक बहुत बड़ा झोल है। प्रसिद्ध इतिहासकार और यात्री अल बरूनी, क्या वो अलाउद्दीन खिलजी के समय भारत आया था? अल बरूनी का अलाउद्दीन खिलजी से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अल बरूनी बहुत पहले 11वीं सदी की शुरुआत में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये घटना दिल्ली सल्तनत की स्थापना से भी बहुत पहले की है। 14वां स्टेटमेंट शहरों की स्थापना पर है। मुगल काल में आगरा एक बहुत बड़ा केंद्र था, तो क्या आगरा शहर को सम्राट अकबर ने बसाया था? आगरा मुगलों के आने से बहुत पहले बसाया जा चुका था। इसे 1504 ईस्वी में लोधी वंश के सिकंदर लोधी ने बसाया था और अपनी राजधानी बनाया था। मुगलों ने तो केवल उस बने बनाए शहर को अपना मुख्य केंद्र बनाया। 15वां पॉइंट भी सूफीवाद से है। भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक महान संत निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया यकीनन इस सिलसिले के सबसे लोकप्रिय संतों में से एक थे, लेकिन वो संस्थापक नहीं थे। तो फिर संस्थापक कौन थे? भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने रखी थी, जिन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है और जिनकी प्रसिद्ध दरगाह अजमेर में है। और आखिरी 16वां जाल जिसके साथ हमने इस पड़ताल की शुरुआत की थी, नालंदा का विनाश अलाउद्दीन खिलजी ने किया था।
हाँ, जिसका जवाब अब हम जानते हैं कि ये अलाउद्दीन का नहीं, बख्तियार खिलजी का काम था। बिल्कुल। और इन 16 जालों को समझने का मतलब है कि परीक्षा में आने वाले सबसे कंफ्यूजिंग सवालों के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाना। एकदम सही। जब ये सारे वैचारिक ट्रैप्स साफ हो गए हैं तो तथ्यों को तेजी से याद करने के लिए एक त्वरित रीकैप करते हैं। इसे एक रैपिड फायर की तरह देखते हैं जहां तथ्य एक एक करके सामने आएंगे। मैं तथ्य का आधा हिस्सा बोलूंगा और आप उसे पूरा करेंगे। हाँ बिल्कुल, शुरू करते हैं। ठीक है, उपाधियों से शुरू करते हैं। लाख बख्श, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिले इलाही, बलबन, सिकंदर सानी, अलाउद्दीन खिलजी, और हजार दिनारी। मलिक काफूर, बेहतरीन। अब पहली बार हुई घटनाओं पर आते हैं। पहली महिला शासक, रजिया सुल्तान, पहला अफगान वंश, लोदी वंश, पहली बार डबल डोम वास्तुकला, लोदी आर्किटेक्चर, भारत की पहली मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम। शानदार। अब कुछ प्रशासनिक सिस्टम की बात करते हैं। दीवाने रियासत, दाग और चेहरा और नगद वेतन। ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किए। दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान। फिरोज शाह तुगलक, अब किताबें और यात्री, रेहला, इब्न बतूता, फतवाए जहांदारी, जियाउद्दीन बरनी, तुजुके तैमूरी, तैमूर लंग। और अंत में युद्ध, तराइन का पहला और दूसरा युद्ध, 1191 और 92, चंदावर का युद्ध, 1194, और 1526 का पानीपत का पहला युद्ध। बाबर और इब्राहिम लोदी, जहां पहली बार तोपखाने का प्रयोग हुआ। उफ, ये रैपिड फायर तकनीक परीक्षा से ठीक पहले रिवीजन के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार है। दिमाग के सारे जाले साफ हो जाते हैं। बिल्कुल, और समय भी बचता है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं, द अल्टीमेट आर्सेनल। अगर किसी के पास समय की कमी है तो ये 25 तथ्य उसे सबसे ज्यादा मार्क्स दिला सकते हैं। ये एग्जाम का चीट कोड है। हाँ, इसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि ये PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। इसमें सबसे पहली थीम कुतुब मीनार का निर्माण है। परीक्षक इस पर इसलिए सवाल पूछते हैं क्योंकि इसमें 3 शासकों का योगदान है। 3 शासक? हाँ, इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, इसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया, और बाद में जब इसकी ऊपरी मंजिलों पर बिजली गिरी तो इसकी मरम्मत और पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। तो ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह। दूसरी थीम क्या है? दूसरी सबसे बड़ी थीम मोहम्मद बिन तुगलक के फेल प्रोजेक्ट्स हैं। उसकी टोकन करेंसी यानी तांबा और पीतल और राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का फैसला, ये दोनों इतनी बुरी तरह विफल हुए कि इतिहास में दर्ज हो गए। और अलाउद्दीन के बाजार सुधार भी बहुत आते हैं। बिल्कुल, तीसरा पॉइंट वही है, अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स और साथ ही उसका बनवाया हुआ अलाई दरवाजा, जहां पहली बार ट्रू आर्च का इस्तेमाल हुआ। इल्तुतमिश के योगदान को लेकर जो सवाल बनते हैं उसमें अक्सर उसकी अर्थव्यवस्था और प्रशासन के सवाल होते हैं। हाँ, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने जो इक्ता प्रणाली लागू की वो बार बार पूछी जाती है। इसके अलावा उसने एक शुद्ध अरबी सिक्का प्रणाली शुरू की जिसमें वो चांदी का टंका और तांबे का जीतल था। एकदम सही। ये परीक्षकों का पसंदीदा सवाल है। इसके बाद बलबन की नीतियां आती हैं, उसकी लौह और रक्त यानी ब्लड एंड आयरन की क्रूर नीति, और सबसे महत्वपूर्ण इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए चालीसा दल का पूरी तरह से विनाश करना। चालीसा मतलब वो 40 तुर्क सरदारों का ग्रुप? हाँ, बलबन जानता था कि सुल्तान को ताकतवर बनाने के लिए इन सरदारों को खत्म करना जरूरी है। तैमूर के आक्रमण और भारत आने वाले विदेशी यात्रियों की मैचिंग भी बहुत बार देखी गई एग्जाम्स में। तैमूर का 1398 में दिल्ली पर आक्रमण एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसी ने तुगलक वंश की कमर तोड़ दी। यहाँ ध्यान रखने वाला तथ्य ये है कि तैमूर शुद्ध मंगोल नहीं था, बल्कि वो तुर्को मंगोल था। और यात्रियों की मैचिंग? यात्रियों में इब्न बतूता और अल बरूनी की जोड़ी बनाने के सवाल बहुत आते हैं। इब्न बतूता मोरक्को से आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय, जबकि अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था। किताबों में भी एक बहुत फेमस है मिनहाज उस सिराज वाली। हाँ, मिनहाज उस सिराज की तबकाते नासरी। इसका जिक्र सबसे ज्यादा होता है क्योंकि ये प्रारंभिक इतिहास का एक अहम स्रोत है। और आखिर में फिरोज शाह तुगलक, उसका अपनी आत्मकथा खुद लिखना और वो 4 टेक्स्ट रखना, ये वो तथ्य हैं जो हर हाल में टिप्स पर होने चाहिए। ये कितनी अजीब बात है ना। जब हम इन सारे तथ्यों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही गहरा और विचारशील विरोधाभास सामने आता है। कैसा विरोधाभास? दिल्ली सल्तनत की नींव विदेशी आक्रमणों, तलवारों, लगातार होने वाले युद्धों और नालंदा जैसे महान ज्ञान के केंद्रों के विनाश पर रखी गई थी। पूरा प्रशासन बलबन की लौ और रक्त जैसी क्रूर नीतियों से चलाया गया। लेकिन आज जब सदियों बाद इतिहास उन्हें मुड़कर देखता है तो वो केवल उनकी तलवारों को याद नहीं करता। ये तो है। वो उन्हें अमीर खुसरो की मीठी कविताओं, अलाई दरवाजे की वास्तुकला और सूफी संतों के प्रेम संदेशों के लिए भी याद करता है। सत्ता और संस्कृति का यह विरोधाभास ही इतिहास को इतना रोचक बनाता है। बिल्कुल, और यही विरोधाभास उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक सीधा संदेश है जो UPSC, SSC या रेलवे जैसी परीक्षाओं का सपना देख रहे हैं। जो भी लोग सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये विश्लेषण एक गेम चेंजर है। बिल्कुल सही बात है। मेहनत सभी करते हैं, लेकिन सही दिशा और सही रिवीजन ही सिलेक्शन करवाता है। इन 25 PYQs तथ्यों और ट्रैप्स को अपने दिमाग में बैठा लें। परीक्षा हॉल में यही आपको दूसरों से आगे रखेगा। इस विश्लेषण को सेव करें, बार बार सुनें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। तो ये मास्टर क्लास यहीं संपन्न होती है। इतिहास सिर्फ तारीखों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि ये मानव मनोविज्ञान और एग्जामिनर के माइंड गेम्स का एक विज्ञान है। ऐसे ही दिलचस्प विषयों के पन्ने पलटते रहेंगे। बने रहें।